सोचो जरा, एक ऐसा एम्पायर जो एंशिएंट रोम से 2 गुना ज्यादा अरसा तक कायम रहा, 3 कॉन्टिनेंट्स पर अपनी ताकत फैला दी और दुनिया की हिस्ट्री का रुख बदल दिया। ये था ऑटोमन एम्पायर, जिनकी कहानी तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। आज हम खोलने जा रहे हैं इस एम्पायर की पूरी 623 साल लंबी दास्तान, उनके ट्राइबल ओरिजिन से लेकर ग्लोबल डोमिनेशन तक। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना ताकि हम इस तरह की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री आपके लिए बनाते रहें। तैयार हो जाओ एक ऐसे हिस्टोरिकल सफर के लिए जो तुम्हें बिल्कुल हैरान कर देगा। ऑटोमन एम्पायर की जड़ें काई कबीले तक जाती हैं, जो ऑगस्ट टर्क्स का एक हिस्सा था। ये लोग सेंट्रल एशिया के उन विशाल मैदानों से आए थे जहां के लोग अपनी जंगजू रूह और जबरदस्त मिलिट्री स्किल्स के लिए मशहूर थे। 13वीं सेंचुरी के दौरान जब मंगोल फौज एशिया पर टूट पड़ी तो काई कबीला और कई दूसरे कबीले अपनी पुरखों की जमीन छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में काई लोग एनाटोलिया की तरफ चले गए और आखिरकार सोगुत नाम के एक छोटे शहर के पास जा बसे। ये इलाका बिजेंटाइन एम्पायर के सरहद पर था और यहीं से ऑटोमन ताकत की बुनियाद रखी गई। उस वक्त एनाटोलिया में सेल्जुक सल्तनत ऑफ रूम का राज था और शुरू में काई लोग उन्हीं तुर्किश हुक्मरानों के वफादार बने रहे। लेकिन एनाटोलिया का सियासी मंजर बहुत तेजी से बदल रहा था। 1243 में सेल्जुक्स को मंगोल्स के हाथों बैटल ऑफ कोसेडॉग में सख्त शिकस्त मिली। ये वाकया सेल्जुक्स के जवाल का आगाज बना और इसके बाद छोटी छोटी तुर्किश रियासतों ने अपना असर जमाना शुरू कर दिया। इसी दौरान अर्तुगरुल के बेटे ओस्मान अव्वल उभर कर सामने आए। 1280 के आसपास ओस्मान ने काई कबीले की क़यादत संभाली। ओस्मान एक जज्बाती और काबिल लीडर साबित हुए। जब सेल्जुक ताकत कमज़ोर पड़ गई, ओस्मान ने अपनी सरहदों को बिजेंटाइन्स के इलाकों तक फैला दिया और अपनी जंगों की फतहों से नए लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। ऑटोमन एम्पायर के शुरुआती दौर की सबसे बड़ी कामयाबी का राज था उनका गाजी पहचान अपनाना। गाजी यानी इस्लाम के रास्ते में लड़ने वाला मुजाहिद। ये ख्याल एनाटोलिया के सरहदी इलाकों में लोगों के लिए बहुत दिलचस्प था। इसने ऑटोमन्स को मुख्तलिफ कबीलों से, हत्ता के कुछ क्रिश्चियन इलाकों से भी जंगजू लोग अपने साथ मिलाने का मौका दिया, लोग जो जीत और शोहरत के लिए लड़ना चाहते थे। ओस्मान के एक ख्वाब ने भी उनके एम्पायर के लिए एक दास्तान बना दी। कहते हैं ओस्मान ने ख्वाब देखा कि उनके सीने से एक बड़ा दरख्त उग रहा है जिसकी शाखें पूरी दुनिया पर छा गई हैं। ये ख्वाब एक इलाही पैगाम माना गया, एक निशानी कि ऑटोमन रियासत एक दिन दुनिया भर में अपनी शान फैलाएगी। ये ख्वाब आने वाली सदियों तक उनके हुक्मरानों और लोगों के लिए रूहानी प्रेरणा का जरिया बना रहा। उस्मान के ख्वाब ने जरूर उनके लिए अजीम ताकत और शोहरत का पैगाम दिया था, लेकिन असल में उनके अमल ही थे जिनसे ये ख्वाब हकीकत बना। ऑटोमन एम्पायर का उभरना एक नाजुक तवाजुन था, ताकतवर फौज और समझदार सियासत के बीच, जिन्होंने मिलकर अनातोलिया का नक्शा ही बदल दिया। उस्मान अव्वल, जिसे उस्मान गाजी के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने वालिद अर्तुगरुल की छोटी सी सरहदी रियासत की कमांड संभाली और उसके असर को धीरे धीरे बढ़ाया। उनके समझदार फैसले और दिल जीत लेने वाली लीडरशिप ने एक ऐसे एम्पायर की बुनियाद रखी जो सदियों तक कायम रहना था। 1299 में उस्मान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कमजोर पड़ चुकी सेल्जुक सल्तनत से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। ये था ऑटोमन एम्पायर का असल आगाज। ये फैसला सिर्फ बगावत नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिसने ऑटोमन्स को सेल्जुक्स के गिरते हुए निजाम के खाली जगह पर अपनी ताकत जमाने का मौका दिया। आजादी मिलते ही उस्मान ने अपनी नजर बाइजेंटाइन एम्पायर के कमजोर इलाकों पर डाल दी। गाजी सोच से मोटिवेटेड उनके लश्कर ने उन शहरों को निशाना बनाया जो उनकी पोजीशन को और मजबूत कर सकें। बिलिसिक, येनी शहर और इनेगोल जैसे इलाकों पर कब्जा उनके लिए बड़ी फतह साबित हुई। इन जंगों ने ऑटोमन रियासत की ताकत और असर दोनों बढ़ा दिए। ये मकबूल और जरूरी जगहें आगे के फुतूहात के लिए बेस कैंप बन गईं। गाजी का जज्बा उनके एक्सपेंशन का असली फ्यूल बना। ये आइडियोलॉजी, जिसमें दीन के लिए लड़ने का जज्बा और मिलिट्री ताकत दोनों शामिल थे, नए जंगजुओं को अपनी तरफ खींचती गईं। इस्लाम को क्रिश्चियन इलाकों तक फैलाने का जज्बा और फतह की तमन्ना ने अलग अलग कबीलों के लोगों को उस्मान्स आर्मी में लाकर खड़ा कर दिया। जब रियासत बढ़ रही थी तो उसके साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत भी महसूस होने लगी।
उस्मान ने येनी शहर को पहला ऑटोमन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया, जहां से वो अपने बढ़ते हुए इलाकों को बेहतर तौर पर संभाल सकें। ये फैसला ये साबित करता है कि उस्मान समझते थे सिर्फ फौज और जंग से एम्पायर नहीं बनता, अच्छी हुकूमत और निज़ाम भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। उस्मान के फौजी निज़ाम की एक बड़ी खासियत थी उसका लचकदार और शामिल करने वाला तरीका। उन्होंने एक ऐसी फौज तैयार की जिसमें तर्क नोमैड्स के साथ क्रिश्चियन मर्सनरीज भी शामिल थे। ये मुख्तलिफ लोगों का मजमुआ मिलकर एक जबरदस्त और ताकतवर लश्कर बना जो ऑटोमन एम्पायर के मल्टीकल्चरल कैरेक्टर की बुनियाद बना। उस्मान के दौर की सबसे अहम जंगों में से एक थी सीज ऑफ बुरसा थी। ये लंबी जंग उस्मान के जिंदगी में शुरू हुई, लेकिन 1326 में उनके इंतकाल के थोड़े वक्त बाद उनके बेटे और खान गाजी के दौर में तमाम हुई। बुरसा की फतह ने साबित कर दिया कि ऑटोमन्स अब एक ऐसी मिलिट्री कुव्वत बन चुके हैं जो मजबूत बाइज़ेंटाइन शहरों पर भी लंबी और मुश्किल जंग लड़ सकती है। जब उस्मान के बेटे औरहान गाजी ने 1326 में ताकत अपने हाथ में ली तो ऑटोमन रियासत एक अहम मोड़ पर खड़ी थी। ये छोटी सी सरहदी रियासत अब एक बड़े एम्पायर में बदलने के लिए तैयार थी। औरहान के दौरे हुकूमत ने इस बदलाव को हकीकत बना दिया। उसके ज़माने में ऑटोमन्स ने 2 कॉन्टिनेंट्स पर अपनी ताकत जमा ली और एक दौर शुरू हुआ जो सदियों तक उनकी हुकूमत का बाइस बना। औरहान की सबसे पहली बड़ी कामयाबी थी बुरसा की फतह। ये वो मुहिम थी जो उनके वालिद उस्मान ने शुरू की थी। बुरसा एक बहुत अहम बाइजेंटीन शहर था और इसकी फतह ने ऑटोमन्स के लिए एक नए दौर का आगाज किया। ये शहर उनकी पहली रस्मी दारुल हुकूमत कैपिटल बना। इस कदम ने उनके ट्राइबल निज़ाम से एक ऑर्गेनाइज्ड और सेटल्ड रियासत तक के सफ़र को मजबूत बनाया। इस दौर में औरहान ने पहली ऑटोमन करेंसी चांदी की अक्षय का तारुफ करवाया, जिससे तिजारत और टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर और स्टैंडर्डाइज हुआ। ये एक बहुत बड़ा कदम था जो उनकी बढ़ती हुई रियासत के लिए निज़ाम और स्टेबिलिटी लाया। औरहान समझते थे कि बढ़ती हुई सल्तनत को चलाने के लिए एक मजबूत हुकूमती निज़ाम ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई जो बाद में ऑटोमन एम्पायर के मुश्किल और ताकतवर हुकूमती ढांचे की बुनियाद बनी। ये निज़ाम उनके मुख्तलिफ इलाकों, कौमों और जरिए रिसोर्सेज को बेहतर तौर पर ऑर्गेनाइज करने के लिए लाजमी था। औरहान की फौजी मुहिम्मत का मरकज बाइजेंटीन इलाके थे, खास तौर पर नॉर्थ वेस्टर्न एनाटोलिया में। 1331 तक ऑटोमन्स ने नाइसिया, जो टर्क्स के लिए इज़्निक कहलाता था, को फतह कर लिया। ये शहर बाइजेंटीन एम्पायर की पुरानी दारुल हुकूमत और क्रिश्चियन रेजिस्टेंस का मरकज था। इसकी फतह ने बाइजेंटीन ताकत को सख्त झटका दिया। फिर 1337 में निकोमीडिया, आज का इज़मित, भी ऑटोमन फौज के हाथ आ गया। इससे उन्हें सी ऑफ मार्मरा तक रसाई मिल गई जो आगे के फुतूहात के लिए बहुत ज़रूरी थी। लेकिन औरहान के दौर का सबसे नायाब वाकया 1354 में हुआ, जब ऑटोमन्स ने पहली बार यूरोप में कदम रखा। गैलीपोली के इलाके में एक जोरदार जलजले ने बाइजेंटीन दीवारों को नुकसान पहुंचाया और ऑटोमन्स ने ये मौका देखकर उस स्ट्रेटेजिक पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। ये कदम ऑटोमन एम्पायर के यूरोपियन एक्सपेंशन का आगाज बना, जिससे उनके लिए बाल्कन्स का रास्ता खुल गया। आने वाले सदियों में यही उनके यूरोपियन डोमिनेशन की बुनियाद बना। औरहान ने अपनी फौज के निज़ाम में भी बड़े तब्दीलियां की। उन्होंने जैनिसरी कोर्प्स का निज़ाम शुरू किया। ये एक एलीट इन्फेंट्री थी जो क्रिश्चियन नौजवानों पर मुश्तमिल थी, जिनको इस्लाम में तब्दील कर दिया जाता था एक निज़ाम के जरिए जिसे देवशिरमे सिस्टम कहते थे। जैनिसरीज बचपन से मिलिट्री ट्रेनिंग लेते थे और सीधा सुल्तान के वफादार होते थे। यही यूनिट बाद में ऑटोमन एम्पायर की फौज का दिल बन गई, वो कुव्वत जिसके दम पर ऑटोमन्स ने अपने सबसे बड़ी फुतूहात हासिल की। जब मुराद वन ने 1362 में ऑटोमन ताज संभाला तो एम्पायर एक नए मोड़ पर था। औरहान गाजी के इस जवान बेटे ने समझ लिया था कि उनके दौर की असल ताकत एनाटोलिया में नहीं बल्कि बॉस्फोरस के पार यानी बाल्कन्स में छुपी हुई है। ये सोच उनके एम्पायर के लिए एक नया मोड़ साबित हुई, जिसने ऑटोमन्स को एक रीजनल कुव्वत से बदलकर एक ऐसे एम्पायर में तब्दील कर दिया जो 2 कॉन्टिनेंट्स पर अपना असर रखता था। मुराद की पहली बड़ी फतह 1369 में हुई, जब उनकी फौज ने एड्रियोनोपल, आज का इदरने, को फतह कर लिया। ये स्ट्रेटेजिक विक्ट्री ऑटोमन हिस्ट्री का एक नया दौर थी।
इधर ने अपनी अहम जगह की वजह से साउथ ईस्टर्न यूरोप का मरकजी शहर था और मुराद ने इसे अपनी नई दारुल हुकूमत बना लिया। ये कदम एक पैगाम था कि अब ऑटोमन एम्पायर का रुख यूरोप की तरफ है और यहाँ से बल्कान्स में फतूहात का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन मुराद के इरादे सिर्फ ज़मीन जीतने तक महदूद नहीं थे। उन्हें एक ऐसी फ़ौज चाहिए थी जो मजबूत, ट्रेंड और सुल्तान के वफादार हो। इस मकसद के लिए मुराद ने देव शिरमे सिस्टम को फॉर्मली ऑर्गेनाइज और एक्सपैंड किया। ये एक ऐसा निज़ाम था जिसमें जीते गए क्रिश्चियन इलाकों से जवान लड़के चुनकर लाए जाते थे। उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता और फिर उन्हें जैनिसरी कोर या हुकूमती इदारों में ट्रेनिंग देकर लगाया जाता। इस निज़ाम ने ऑटोमन एम्पायर के मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक नई ताकत दी। देव शिरमे सिस्टम ने एम्पायर को ट्रेंड और वफादार सिपाहियों का लगातार ज़ख़ीरा दिया, जिससे एक ऐसी स्टैंडिंग आर्मी तैयार हुई जो यूरोप के किसी भी लश्कर से टक्कर ले सकती थी। साथ ही इस निज़ाम ने जीती गई कौमों को भी ऑटोमन निज़ाम में शामिल कर दिया, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से कुछ लोग आगे चलकर एम्पायर के ऊंचे ओहदों तक पहुंच गए। मुराद की फौजी सलाहियत का इम्तहान 1371 में बैटल ऑफ मिरित्सा में हुआ। सर्बियन नोबल्स का एक इत्तेहाद ऑटोमन एक्सपेंशन को रोकने निकला, लेकिन ये जंग मुराद की ज़बरदस्त जीत के साथ ख़त्म हुई। इस जीत ने ऑटोमन्स का असर पूरे बल्कान्स में मजबूत कर दिया और आगे की फतूहात के लिए रास्ते खोल दिए। इस जीत के बाद मुराद ने एक समझदार सियासती स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने पूरी तरह से जीतने के बजाय कई बाल्कन रियासतों पर वैसल निज़ाम लगाया। इसका मतलब था कि ये स्टेट्स अपनी कुछ ऑटोनॉमी रखती थीं, लेकिन उन्हें ऑटोमन्स को खराज यानी ट्रिब्यूट देना पड़ता था। इस तरीके से मुराद ने जंग के बगैर अपना असर फैला लिया, एक नेटवर्क बनाया क्लाइंट स्टेट्स का जो बफर जोन के तौर पर काम करते थे और एम्पायर के लिए माल और रिसोर्सेज का जरिया बनते थे। मुराद के दौर की सबसे मशहूर और अहम जंग थी बैटल ऑफ कोसोवो 1379। ये मुकाबला ऑटोमन्स और बल्कान स्टेट्स के इत्तेहाद के दरमियान हुआ, जिसे सर्बियन प्रिंस लजार ने लीड किया। जंग बहुत सख्त थी, दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। इस दौरान एक सर्बियन नोबल ने झूठी तस्लीम यानी सरेंडर का ड्रामा करके मुराद के पास पहुंचा और उसे कत्ल कर दिया। मुराद के शहीद होने के बावजूद ऑटोमन्स ने इस जंग में स्ट्रेटेजिक फतह हासिल की। सर्बियन अलायंस टूट गया और ऑटोमन्स का असर बल्कान्स पर मजबूत हो गया। ये वो पल था जहां से सर्बिया की आज़ादी ख़त्म हुई और ऑटोमन हुकूमत का दौर बल्कान्स में सदियों तक कायम रहा। मुराद का दौर ऑटोमन हिस्ट्री में एक तब्दीली लाने वाला दौर था। उसने एम्पायर का मरकज़ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। बल्कान्स अब ऑटोमन ताकत का नया मरकज़ बन गए। उसकी फ़ौजी फतूहात ने एम्पायर के इलाकों को बहुत बढ़ा दिया, जबकि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने सेंट्रल हुकूमत को और मजबूत किया। मुराद ने नई हुकूमती बुनियादें भी रखीं। उसने जीते गए इलाकों को तिमार के निज़ाम में तकसीम किया। ये मिलिट्री लैंड्स थे जो कैवलरी ऑफिसर्स को उनकी फ़ौजी खिदमत के बदले दिए जाते थे। इस सिस्टम ने एक ऐसी फ़ौज पैदा की जो अपने आप चलने वाली यानी सेल्फ सस्टेनिंग थी और साथ ही नए इलाकों को हुकूमत के दायरे में लाने का एक बेहतरीन तरीक़ा भी बन गई। जब बायाजिद I ने 1389 में ऑटोमन एम्पायर की कमांड संभाली, उसने एक ऐसे सल्तनत का वारिस बनकर ताज पहना जो महान बनने के लिए तैयार थी। अपने पूर्वजों के मुकाबले जो धीरे धीरे अपने इलाकों को बढ़ाते रहे, बायाजिद ने एक तेजी और जोश भरी फतह की मुहिम शुरू की, जिसने एम्पायर को उसके शिखर तक पहुंचाया, लेकिन साथ ही तबाही के किनारे भी ले आया। बायाजिद की फौजी महारत जल्दी सबके सामने आ गई जब उसने बाल्कन्स और एनापोलिया में तबाही मचा दी। बुल्गारिया ऑटोमन के कब्जे में आ गई और सर्बिया के बड़े हिस्से भी उसके हाथ लग गए। एनाटोलिया में कई छोटी तुर्क बैलिक यानी छोटी सल्तनतें ऑटोमन एम्पायर में शामिल कर ली गईं। ये तेज तौसी ने ऑटोमनों को एक रीजनल ताकत से बदलकर 2 कॉन्टिनेंट्स पर फैली हुई एक जबरदस्त कुव्वत बना दिया। 1394 में बायाजिद की नज़र सबसे बड़े इनाम पर थी, कॉन्स्टेंटिनोपल। ये पुरानी बैजेंटीन दारुल हुकूमत कब से ऑटोमन इरादों के रास्ते में रुकावट बनी हुई थी। बायाजिद ने शहर का घेराव कर लिया ताकि भूख से मजबूर करके उसे झुका सके,
लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल की पुरानी दीवारें और मगरिबी यूरोप से आई मदद ने शहर को बचाए रखा। ये मुहिम चाहे नाकाम रही, लेकिन इसने क्रिश्चियन दुनिया को ऑटोमनों के बढ़ते खतरे का एहसास करवा दिया। 1396 में यूरोप ने इस खतरे का जवाब दिया। हंगरी के बादशाह सिगिस्मंड की क़ियादत में एक बड़ी क्रिश्चियन फौज ने ऑटोमनों के खिलाफ क्रूसेड के लिए सफ बांधा। दोनों फौजें नाइकोपोलिस की जंग में आमने सामने आईं, जहां बायाजिद ने एक ज़बरदस्त फतह हासिल की। ये जीत ने पूरे मशरकी यूरोप में ऑटोमनों की ताकत को मजबूत किया और क्रिश्चियन ताकतों के हौसले तोड़ दिए। बायाजिद के दौरे हुकूमत में एम्पायर के अंदर भी बहुत तब्दीलियां आईं। उसने मरकजी निज़ाम को और बेहतर बनाया ताकि इतनी बड़ी सल्तनत को आसानी से चलाया जा सके। जैनिसरी कॉर्प, जो उसके दादा ओरहान ने बनाई थी, अब और भी ताकतवर और अहम हो गई। अपनी शहंशाही ख्वाहिशों को जाहिर करते हुए बायाजिद ने खुद को सुल्तान ऑफ रोम का लक़ब दिया, मतलब बाइजेंटीन विरासत का हकीकी वारिस। ये एक साफ पैगाम था कि ऑटोमन एम्पायर अब रोम और उसके पुराने इलाकों पर दावा कर रहा है। लेकिन बायाजिद की ये बेपनाह फतह और हद से ज़्यादा एम्बिशंस उसी के लिए तबाही का सबब बन गई। जब एम्पायर अपनी बुलंदी पर थी तो पूरब से एक नया खतरा उभर कर आया, तिमूर, जिसे दुनिया तैमरलेन के नाम से जानती है। ये एक तुर्को मंगोल फतहकर था जिसने सेंट्रल एशिया में एक अजीम सल्तनत खड़ी कर ली थी। 1402 में दोनों ताकतों का टकराव हुआ, बैटल ऑफ अंकारा में। ये जंग ऑटोमनों के लिए तबाहकुन साबित हुई। बायाजिद की फौज, जो सालों से लगातार जंग लड़ती आ रही थी, तिमूर की तजुर्बाकार फौज के सामने टूट गई। ऑटोमन फौज को शिकस्त हुई और बायाजिद खुद कैद कर लिया गया। इस शिकस्त ने ऑटोमनों के ना हारने वाले तसव्वुर को तोड़ दिया और एम्पायर को अफरा तफरी में डाल दिया। बायाजिद की कैद और फिर अगले साल उसकी मौत ने ऑटोमन तारीख का सबसे अंधेरा दौर शुरू किया, जिसे ऑटोमन इंटररेग्नम कहा जाता है। उसके बेटों ने ताकत के लिए एक दूसरे से जंग की। 10 साल तक एम्पायर टूटने के करीब थी और उसका मुस्तकबिल बहुत ही मुश्किल लग रहा था। ऑटोमन इंटररेग्नम 1402 से 1413 तक का एक अफरातो-तफरी भरा दौर एम्पायर के हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम मोड़ था। 1402 की बैटल ऑफ अंकारा के बाद, जहां शक्तिशाली तिमूर ने ऑटोमन फौज को तबाह कर दिया, एम्पायर एकदम से बिखर कर राख हो गया। सुल्तान बायाजिद फर्स्ट की गिरफ्तारी ने उस सेंट्रल अथॉरिटी को तोड़ दिया जो अब तक ऑटोमन ताकत की बुनियाद थी। बायाजिद की कैद में मौत के बाद एम्पायर एक लंबी और खतरनाक सिविल वॉर में डूब गया। उसके 4 बेटे सुलेमान, ईसा, मूसा और मेहमद, हर एक ने ताज पर अपना हक जताया और एक एक करके एम्पायर टुकड़ों में बंट गया। ये भाई अलग अलग इलाकों पर हुकूमत कर रहे थे, कोई अनाटोलिया में तो कोई बाल्कन्स में। इनके बीच दोस्ती, धोखे और खूनी जंगों का सिलसिला चलता रहा, जिससे पूरी सल्तनत हिल गई। इस अफरातो तफरी को और भी बढ़ावा दिया तिमूर ने। उसने एनाटोलिया के छोटे टर्किश बेलिक्स यानी छोटी सल्तनतों को दोबारा आज़ादी दे दी, जिससे ऑटोमनों का पूरा पावर स्ट्रक्चर टूट गया। ये नए आज़ाद बाउली बैली अपनी ताकत दिखाने लगे और पॉलिटिकल हालात और भी उलझन भरी हो गईं। इस अंदरूनी जंग के असरात बहुत गहरे थे। ऑटोमन एम्पायर का तेजी से बढ़ता हुआ एक्सपेंशन पूरी तरह रुक गया। बाल्कन्स के पुराने वैसल स्टेट्स, जो पहले ऑटोमन हुकूमत के ज़ेर थे, अब उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अपनी आज़ादी दोबारा हासिल करने लगे। जो एम्पायर कभी अपने दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करता था, अब खुद अपने ही इलाकों पर कब्जा बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। सिविल वॉर के दौरान एम्पायर के रिसोर्सेज खत्म होने लगे, फौज कमज़ोर हो गई और इक्तिसादी यानी इकोनॉमिक और इदारी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम टूटने लगा। आवाम भी जंग और सियासी बेचैनी के बोझ तले पिस गई। सुलेमान ने पहले यूरोप के इलाकों पर कब्जा जमा लिया था, जबकि ईसा ने वेस्टर्न एनाटोलिया पर हुकूमत की। सबसे छोटा बेटा मेहमद नॉर्थ सेंट्रल एनाटोलिया से अपनी ताकत बनाता रहा। पहले मूसा ने मेहमद का साथ दिया, लेकिन बाद में खुद पावर के लिए उसके खिलाफ हो गया और बाल्कन्स में जंग छेड़ दी। ये ताकत की जंग उलझनों से भरी थी। सुलेमान, जो पहले सबसे मजबूत लग रहा था, 1411 में मूसा से हार गया, लेकिन मूसा का यूरोपियन इलाकों पर राज ज्यादा देर टिक नहीं सका। मेहमद बाइजेंटाइन एम्परर मैनुअल सेकंड पहले लोगस की मदद से यूरोप में दाखिल हुआ और 1413 में मूसा को हरा दिया। इस जंग ने दुनिया के सामने ऑटोमन स्टेट की कमजोरी नंगा कर दी। बायाजिद के बेटों के दरमियान ये ताकत की लड़ाई ने दिखाया कि अगर लीडरशिप मजबूत ना हो तो सबसे ताकतवर एम्पायर भी अंदर से टूट सकती है। इस दौर ने ऑटोमन फौज और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पर गहरा असर डाला। तिमार सिस्टम,
जो उनके मिलिट्री निज़ाम की बुनियाद थी, बिखर गई, क्योंकि अलग अलग फैक्शंस अपने लॉयल लोगों को ज़मीन और इनाम बांट रहे थे। ये खराबी बहुत अरसे तक ऑटोमन एम्पायर के मिलिट्री निज़ाम को कमज़ोर करती रही और ऑटोमनों को दोबारा मजबूत होने में साल लग गए। जंगोजदल की राख से एक नया लीडर उभर कर सामने आया, जो ऑटोमन एम्पायर को दोबारा मजबूती और शौकत की राह पर ले जाने वाला था। ये था महमद फर्स्ट, सुल्तान बायज़िद फर्स्ट का सबसे छोटा बेटा। 1413 में 10 साल तक चली सिविल वॉर के बाद महमद ने ताकत अपने हाथ में ली। उसका काम बहुत बड़ा था, एक बिखरे हुए एम्पायर को दोबारा एक मजबूत सल्तनत में तब्दील करना। ऑटोमन इंटररेग्नम ने एम्पायर पर गहरी छाप छोड़ दी थी, लेकिन महमद का दौर उसकी कुदरत को फिर से जिंदा करने और मुस्तकबिल के एक्सपेंशन की बुनियाद रखने वाला साबित हुआ। महमद का सबसे पहला चैलेंज था खोई हुई ज़मीनें वापस लेना और ऑटोमन ताकत को दोबारा कायम करना। एनाटोलिया में उसके सामने सबसे मुश्किल काम था उन बागी टर्किश बैलिक्स को वापस एम्पायर में शामिल करना, जो सिविल वॉर के दौरान आज़ादी हासिल कर चुके थे। ये छोटी छोटी सल्तनतें, जो कभी ऑटोमन झंडा के नीचे होती थीं, अब सेंट्रल हुकूमत को मानने से इनकार कर रही थीं। महमद ने उन्हें वापस लाने के लिए डिप्लोमेसी और फौज दोनों का इस्तेमाल किया। कुछ बेलिक सरदारों से उसने मुआहदे किए, उन्हें ऑटोमन एडमिनिस्ट्रेशन में ओहदा दिया और बदले में उनकी वफादारी हासिल की। जो मना कर गए, उनके खिलाफ महमद ने निशाना साध कर मिलिट्री कैंपेन्स चलाए और धीरे धीरे एनाटोलिया पर ऑटोमन कब्जा दोबारा कायम कर लिया। बाल्कन्स में हालात और ज़्यादा पेचीदा थे। इंटरवेग्नम के दौरान वहाँ के बहुत से पुराने वैसल स्टेट्स ने ऑटोमन ताकत से आज़ादी हासिल कर ली थी। महमद ने लगातार मेहनत करके सर्बिया और वलाकिया जैसे अहम इलाकों पर ऑटोमन असर दोबारा कायम किया। उसका अप्रोच समझदार था। उसे पता था कि सीधा कॉन्क्वेस्ट करने से पूरी यूरोप में एकजुट मुकाबला खड़ा हो सकता है। इसलिए उसने डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस और लिमिटेड मिलिट्री एक्शन का मिक्स इस्तेमाल करके अपना असर बनाए रखा। सिर्फ जंगों तक महमद की सोच महदूद नहीं थी। उसने एम्पायर के हदूद मजबूत करने के लिए हमसाया ममालिक के साथ रिश्ते बनाए। उसका मकसद था स्टेबिलिटी और अमन कायम करना, ताकि वो एम्पायर के अंदरूनी निज़ाम को दोबारा बनाने पर तवज्जो दे सके। बाइजेंटाइन एम्पायर, जो अब सिर्फ अपने पुराने शौकत का साया बन चुका था, फिर भी एक मुसीबत बना हुआ था। कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का सबसे कीमती शहर था, अब भी बाइजेंटाइन मजबूती की निशानी था। लेकिन महमद ने सब्र और हिकमत से काम लिया। उसने किसी बड़ी और महंगी सीज का खतरा नहीं उठाया, बल्कि एक नरमी और दबाव के दरमियान का बैलेंस रखा। यह स्ट्रैटेजी कॉन्स्टेंटिनोपोल को महदूद रखती थी, जबकि महमद अपने एम्पायर के दोबारा निर्माण पर फोकस कर सकता था। अंदरूनी तौर पर महमद के सामने सबसे बड़ा काम था एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा खड़ा करना, जो सिविल वॉर के दौरान तबाह हो चुका था। उसने टिमार सिस्टम को फिर से कायम किया। ये ऑटोमन फौज और इदारे की बैकबोन थी। उसने वफादार अफसरों को ज़मीन और इनाम दिए ताकि कैवलरी फोर्स, जो ऑटोमन मिलिट्री की जान थी, दोबारा मजबूत हो सके। इक्तिसादी बेहतरी भी महमद के दौर का एक अहम हिस्सा थी। सिविल वॉर के सालों ने ट्रेड और तिजारत के निज़ाम को तबाह कर दिया था। महमद ने इन सब को फिर से जिंदा करने के लिए कोशिश की, नए रास्ते बनवाए, ताजरों के कारवांस को तहफ़्फ़ुज़ दिया और हमसाया ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे किए। धीरे धीरे एम्पायर का तिजारत का निज़ाम फिर से जिंदा हुआ, ख़जाना भरने लगा और वो बुनियाद तैयार हुई जिस पर आने वाले सुल्तानों ने ऑटोमन एम्पायर को ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाया। जब सुल्तान महमद फर्स्ट का दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा, ऑटोमन एम्पायर एक नए दौर के दहलीज पर खड़ा था। 1421 में मुराद सेकंड ने तख्त संभाला, एक ऐसे एम्पायर का जो सिविल वॉर के तूफान से अभी अभी निकलकर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन नए सुल्तान के लिए रास्ता आसान नहीं था। उसके सामने फौरन अंदरूनी बगावतों और बाहरी खतरों का सामना था। एक तरफ बिजेंटीन एम्पायर तो दूसरी तरफ एनाटोलिया के बेग अपनी ताकत जमा कर रहे थे। मुराद के लिए पहला इम्तिहान उसके तख्त नशीनी की थोड़ी देर बाद ही आ गया। बिजेंटीन हुकूमत ने उसके खिलाफ एक बगावत को हवा दी ताकि नए और कमज़ोर समझे जा रहे सुल्तान को गिराया जा सके। लेकिन मुराद ने अपनी सूझबूझ और ताकत से इस बगावत को तेज़ी से कुचल दिया।
उसकी इस फैसलाकुन कार्रवाई ने न सिर्फ उसकी हुकूमत को मजबूत बनाया, बल्कि उन एनाटोलियन इलाकों पर भी दोबारा ऑटोमन कब्जा कायम कर दिया जो वफादारी में लरस चुके थे। जब अंदरूनी मामलात काबिले काबू में आए, मुराद ने अपनी तवज्जो बाल्कन्स की तरफ मोड़ी, वो इलाका जहां से ऑटोमन्स ने पहले ही यूरोप में अपनी जगह बनाई थी। अब उसका मकसद था सिर्फ अपना असर रखना नहीं, बल्कि इन इलाकों को एम्पायर का पूरा हिस्सा बनाना। उसकी फौजी मुहिम सर्बिया, वलाकिया और अल्बेनिया तक पहुंची, जहां उसने ऑटोमन ताकत को पहले से ज़्यादा मुस्तहकम बनाया। इसी दौरान मुराद ने अपनी नज़र हंगरी तक उठाई, यूरोप के दिल में एक ऐसा कदम जिसमें मुस्तकबिल के बड़े मुकाबले छिपे थे। उसके फौजी कैंपेन्स ने ऑटोमन असर को पूरी पूर्वी यूरोप में महसूस करवा दिया। मुराद की सबसे बड़ी फौजी कामयाबी 1444 में बैटल ऑफ वारना में मिली, एक ऐसी जंग जहां ऑटोमन फौजों ने यूरोप की एक बड़ी क्रिश्चियन अलायंस का सामना किया। पोलिश और हंगेरियन फौजों के साथ मिलकर क्रूसेडर्स ने ऑटोमन एम्पायर को यूरोप से निकालने का सपना देखा, लेकिन मुराद की फौजी स्ट्रैटेजी और उसके लश्कर की डिसिप्लिन ने उन्हें तबाह कर दिया। वारना की फतेह ने बाल्कन्स में ऑटोमन हुकूमत को मजीद मजबूत कर दिया, ऐसी हुकूमत जो आने वाले कई नस्ल तक कायम रही। लेकिन मुराद के लिए हर चीज़ आसान नहीं थी। अल्बेनिया के लीडर स्कैंडरबेग ने 1443 में बगावत छेड़ दी, जो ऑटोमन हुकूमत के लिए सालों तक एक दर्द सर बनी रही। स्कैंडरबेग के गुरिल्ला टैक्टिक्स और उसका जबालों का गहरा जाल ऑटोमन्स के लिए कभी पूरी तरह काबू में नहीं आया। इससे ये साबित हो गया कि हर जीत के बावजूद ऑटोमन ताकत की भी अपनी हद थी। मुराद II के दौर का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब उसने 1444 में अपना तख्त अपने जवान बेटी मेहमद II के हवाले कर दिया। शायद वो हुकूमत के बोझ से थक चुका था, लेकिन ये फैसला लंबी मुद्दत तक नहीं चल सका। जंग के दौर में एक कम तजर्बा सुल्तान का होना एम्पायर के लिए खतरनाक साबित हुआ, और मुराद ने जल्द ही वापस आकर दोबारा ताकत अपने हाथ में ली। अपने दौर के आखिरी सालों में मुराद ने एम्पायर की बुनियाद को मजबूत करने पर तवज्जो दी। उसने एनाटोलिया और बाल्कन्स में किलाबंदी मजबूत की, नए फोर्ट्स बनवाए और उन्हें आने वाली मुहिमात के लिए लॉन्च पॉइंट्स के तौर पर तैयार किया। मुराद II का दौर एक स्ट्रैटेजी और दोरंदेज सुल्तान का दौर था, जिसने अपने एम्पायर के लिए अमन, कुदरत और मुस्तकबिल के एक्सपेंशन की बुनियाद रख दी। जब सुल्तान मुराद टोम का दौर अपने इख्तिताम पर आया तो ऑटोमन एम्पायर एक नए दौर के दहाने पर खड़ा था। सन 1451 में एक जवान और मजबूत इरादे वाला सुल्तान तख्त पर बैठा, मेहमद II। सिर्फ 19 साल की उम्र में उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर थी जो उसके बाप दादा से सदियों से बच रही थी, कुस्तुनतुनिया पर फतह हासिल करना, बाइजेंटाइन एम्पायर का सबसे बड़ा नगीना। मेहमद ने इस मकसद के लिए बड़ी सोच समझ से तैयारी की। उसने समझा कि शहर तक पहुंचने का रास्ता और उसका कंट्रोल कितना ज़रूरी है, इसलिए उसने बॉस्फोरस स्ट्रेट के यूरोपियन साइड पर एक भारी भरकम कला बनवाने का हुक्म दिया, रोमेली हिसारी। सिर्फ 4 महीने में एक किला तैयार हो गया और उसके तोप अब पूरे समुद्री रास्ते पर नज़र रखती थी ताकि ब्लैक सी से कुस्तुनतुनिया को मदद ना मिल सके। लेकिन मेहमद का सबसे ताकतवर हथियार अभी आना बाकी था। उसने एक हंगेरियन इंजीनियर ऑर्बन को नौकरी पर रखा, जिसने दुनिया के सबसे बड़े तोपें बनाई। ये तोपें 8 मीटर लंबी थीं और 600 किलोग्राम तक के पत्थर के गोले दाग सकती थी। ऐसी ताकत पहले कभी देखी नहीं गई थी। अप्रैल 1453 में मेहमद ने कुस्तुनतुनिया पर अपना हमला शुरू किया। शहर की दीवारें जो 1000 साल तक दुश्मनों से बचा रही थीं, अब सबसे बड़ी आजमाइश का सामना कर रही थीं। 53 दिन तक ऑटोमन फौज ने कैनन फायर से दीवारों को तोड़ने की कोशिश की। अंदर बाइजेंटाइन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन 11 और उसके डिफेंडर्स पूरी ताकत से लड़ रहे थे। 29 मई 1453 की सुबह ऑटोमन फौज आखिरकार दीवारें तोड़कर अंदर घुस गई। बाइजेंटाइन एम्पायर का आखिरी दौर खत्म हो गया। शाम तक कुस्तुनतुनिया पूरी तरह ऑटोमन के कब्जे में था। ये वो काम था जो सदियों से कोई कर नहीं सका था। फतह के बाद मेहमद ने शहर को फिर से जिंदा करने का काम शुरू किया। उसने चाहा कि कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर शहर बन जाए। उसने अपने पूरे इमदाद में लोगों को बसने का दावत दी, खासकर हुनरमंद उलेमा और ताजिरों को। फिर उसने एक बड़ी निशानी के तौर पर आया सोफिया गिराकर उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, मगर साथ ही उसने मसीही और यहूदी कम्युनिटीज़ को भी हिफाजत दी, क्योंकि वो शहर के तरक्की के लिए ज़रूरी थे। ये दीनों के लिए बर्दाश्त और इंसाफ की पॉलिसी बाद में ऑटोमन हुकूमत का एक पहचान बन गई।
कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करने के बाद महमद ने बाल्कन्स की तरफ ध्यान दिया। उसने 1459 में सर्बिया पर फतह हासिल की और उसकी आज़ादी ख़त्म कर दी। 1460 में उसने मोरिया यानी सदर्न ग्रीस पर कब्जा किया और 1461 में ट्रेबिज़ॉन एम्पायर को भी जीत लिया। अब बाइजेंटाइन एम्पायर का आखिरी निशान भी मिट चुका था। उसके बाद महमद ने बोस्निया और अल्बेनिया में अपनी फौजी भेजी, जहां उसे स्कैंडरबेग जैसे मुखालिफ नेताओं का सामना करना पड़ा। एनाटोलिया में उसने बाकी टर्किश रूलर्स को भी अपने कब्जे में कर लिया, जिससे पूरा टर्किश स्टेट एक हो गया। उसने ब्लैक सी के उस पार क्रीमिया तक फतह हासिल कर ली और ऑटोमन ताकत को ईस्टर्न यूरोप तक फैला दिया। महमद ने सिर्फ जंगों में नहीं बल्कि हुकूमत के निज़ाम में भी बड़ी तब्दीलियां लाईं। उसने नए कानून बनाए जो सदियां तक ऑटोमन हुकूमत का बुनियादी ढांचा बने रहे। उसने फ़नून लतीफ़ा और इल्म को भी बढ़ावा दिया और पूरे इस्लामी दुनिया के उलेमा और फनकार उसके दरबार इस्तांबुल में आने लगे। सोचो, एक ऐसे एम्पायर का तसव्वुर करो जो अपनी ताकत की बुलंदियों पर हो, जहां से और ज्यादा फतह की राह खुली हो। और फिर सोचो कि उसका नया हुक्मरान एक बिल्कुल अलग रास्ता चुन लेता है। जब बयजीद दोम ने 1481 में ताज संभाला, उसने सिर्फ एक अजीम सल्तनत नहीं बल्कि एक बड़ी सोच का सवाल भी विरासत में पाया कि ऑटोमन्स जंग के बगैर भी तरक्की कर सकते हैं। सुल्तान महमद दोम के बेटे बयजीद के सामने एक बड़ा काम था, एक जंगों पर चलने वाली फौज को एक मुस्तहकम, मुख्तलिफ और पुरअमन तहजीब में बदलना। उसका दौर जंग से ज्यादा अमन और निज़ाम के लिए जाना गया, एक ऐसा दौर जहां ऑटोमन एम्पायर ने पहली बार डिप्लोमेसी, सियासत और अंदरूनी तरक्की पर ज्यादा तवज्जो दी। लेकिन उसका ताज संभालना आसान नहीं था। शुरू के दिनों में उसका भाई चैम सुल्तान उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। दोनों भाइयों के दरमियान ये टकरार ना सिर्फ अंदरूनी फसाद का सबब बनी बल्कि पूरी यूरोप तक इसका असर पहुंचा। चैम सुल्तान अपनी हार के बाद यूरोप भाग गया, जहां पोप और दूसरे यूरोपियन बादशाहों ने उसे अपने फायदे के लिए एक बार्गेनिंग चिप बना लिया। कई सालों तक चैम का यूरोप में होना बयजीद के लिए डिप्लोमेटिक दर्दे सर बना रहा, जिसे उसको हर कदम पर सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ता था। जब ये खतरा कम हुआ तो बयजीद ने अपना ध्यान अंदरूनी निज़ाम पर लगाया। उसने सेंट्रल हुकूमत को मजबूत बनाया और माशी यानी इकोनॉमिक तरक्की के लिए पॉलिसीज बनाई। उसके दौर में सड़कें, पुल और सरकारी इमारतें बनाई गईं, जिससे तिजारत और रब्त यानी कम्युनिकेशन बेहतर हुआ। ये काम सिर्फ आवाम के लिए फायदेमंद नहीं थे बल्कि पूरे एम्पायर के एकता और निज़ाम को मजबूत करने वाले थे। बयजीद के दौर का सबसे अहम कदम 1492 के एक वाक़ये से जुड़ा था, जब स्पेन में इंक्विजिशन के दौरान हजारों यहूदी लोगों को मुल्क से निकाल दिया गया था। बयजीद ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उन्हें अमन और पनाह दी गई ऑटोमन ज़मीन पर। इस्तांबुल और सलोनिका जैसे शहरों में ये यहूदी मुहाजिरीन आबाद हुए जो अपने साथ इल्म, फ़न, तिजारत और हुनर लाए। ये एक इंसानी कदम होने के साथ साथ एक सियासी और माशी दानाई का फैसला भी था। इन लोगों ने ऑटोमन इकोनॉमी को मजबूत किया और एम्पायर के अंदर एक नया जहन और फन फैला दिया। ये फैसला यूरोप के मुकाबले में ऑटोमन एम्पायर की पहचान बन गया, एक ऐसा मुल्क जहां दीन और मजहब के लिए रियायत और आज़ादी दी जाती थी। बयजीद का दौर ज़्यादातर अमन और सियासत पर मरकूज था, लेकिन उसके बावजूद फौज बिल्कुल बेकार नहीं बैठी। ऑटोमन फौजों ने कुछ इलाकों पर काबू हासिल किया, जैसे पेलोपोनीज और ब्लैक सी के आसपास के इलाके। नेवी को भी इस दौर में मजबूत किया गया, जिससे मेडिटेरेनियन में ऑटोमन मौजूदगी बढ़ गई। उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत सोची समझी थी, जंग के बजाय डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी पर ज्यादा जोर। वेनिस और हैब्सबर्ग एम्पायर जैसी यूरोपियन कुवतों के साथ उसके ताल्लुकात पेचीदा थे, लेकिन उसने जंग की धमकी को अक्सर मामला हल करने के लिए इस्तेमाल किया, ना कि जंग के लिए। मजहब के मामले में भी बयजीद का रवैया नरम था। उसने एम्पायर के मुख्तलिफ कौमों और मजहब को एक साथ रहने का मौका दिया, समझकर कि इतनी बड़ी सल्तनत को सिर्फ बर्दाश्त और इंसाफ से ही चलाया जा सकता है। यही वजह थी कि उसका दौर एक कॉस्मोपॉलिटन और ट्रेड बेस्ड सिविलाइजेशन के तौर पर उभर कर सामने आया। लेकिन वक्त के साथ नए खतरे उभरने लगे। मशरिक में यानी ईस्ट में सफवी एम्पायर उभर रहा था, जो ऑटोमन दायरा असर के लिए खतरा बन गया। साथ ही एम्पायर के अंदर भी कुछ लोग पुराने दौर के जैसी जंगों और फतोहात की मांग कर रहे थे। इन दबावों ने आखिरकार 1512 में बयजीद को अपना ताक छोड़कर अपने बेटे सलीम एक के हक में देने पर मजबूर कर दिया।
सलीम वन, जिसे यावूज यानी द ग्रिम के नाम से भी जाना जाता है, ने ताकत अपनी सियासी चालबाजियों और बेरुखी से हासिल की। उसका ताज हासिल करना ऑटोमन तारीख का एक नया और तब्दील कुन दौर था। एक ऐसा दौर जो न सिर्फ एम्पायर का रुख बदल गया बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत का नक्शा भी। ताज पहनने के बाद सलीम का पहला काम था अपनी हुकूमत को महफूज करना। उसने एक एक करके अपने मुखालिफिन का खात्मा कर दिया। इसमें उसके अपने भाई और कई बुलंद ओहदों पर फाइज अफसर भी शामिल थे। ये सख्त और खून रेस कदम उसके यावूज लक़ब की वजह बना, लेकिन इसने उसकी हुकूमत को मुतलक और बेचुनौती बना दिया। अपने वालिद बयाज़िद II के बरक्स, जो डिप्लोमेसी और अमन पर यकीन रखता था, सलीम ने अपना रुख मशरिक की तरफ मोड़ लिया। उस वक्त पर्शिया में उभरते हुए सफ़ाविद एम्पायर ने ऑटोमनों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। सफ़ाविद लोग शिया मजहब के थे और उनका असर सुन्नी ऑटोमन एम्पायर के लिए न सिर्फ फौजी बल्कि अकीदी खतरा भी था। सलीम ने फ़ौरन और बेधड़क जवाबी कार्रवाई की। 1514 में उसने सफ़ाविदों के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दी, बैटल ऑफ चालदिरान। ये जंग एक बहुत अहम मोड़ थी, जहां ऑटोमन फौज ने अपने बेहतरीन टैक्टिक्स और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया। उनके पास बंदूकें और तोपें थी, जबकि सफ़ाविद फौज पुराने अंदाज से लड़ रही थी। नतीजा, सफ़ाविदों की बदतरीन शिकस्त। चालदिरान की जंग ने न सिर्फ एनाटोलिया पर ऑटोमन कब्जे को मजबूत किया, बल्कि दोनों सल्तनतों ऑटोमन और सफ़ाविद के दरमियान एक लंबे और सदियों तक चलने वाली दुश्मनी का आगाज़ भी किया। मशरक़ी सरहद को महफूज करने के बाद सलीम ने अब अपना रुख जुनूब यानी साउथ की तरफ किया। मिस्र पर हुकूमत करने वाली ममलुक सल्तनत अब उसका निशाना थी, जिनके पास सीरिया और इस्लाम के मुक़द्दस शहर मक्का और मदीना का काबू था। सिर्फ 2 साल में सलीम की फ़ौज ने ममलुकों को 2 बड़ी जंगों में शिकस्त दी, मर्ज दबीक 1516 और रिदानिया 1517। इन फतहों के बाद मिस्र, सीरिया और हिजाज ऑटोमन सल्तनत का हिस्सा बन गए। ये जीत एम्पायर के लिए मकरूल तौर पर गेम चेंजर थी। मिस्र के ज़रखेज़ इलाके, नाइल के आसपास के इलाके और तिजारत के रास्ते अब ऑटोमन कब्जे में थे, जिससे उनकी दौलत और असर दोनों बढ़ गए। लेकिन सबसे अहम बात थी मक्का और मदीना का कब्जा। इन शहरों पर हुकूमत मिलने के बाद सलीम ने अपने आप को खलीफा इस्लाम यानी कैलिफ ऑफ इस्लाम करार दिया। अब वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया का मजहबी और सियासी रहनुमा बन गया। सलीम के फतुहात ने ऑटोमन सोसाइटी और कल्चर दोनों को गहरा असर दिया। अब सल्तनत बाल्कन से लेकर मिस्र तक फैल चुकी थी। हर कौम, ज़बान और तहजीब इस एम्पायर का हिस्सा थी। ये मुख्तलिफ तहजीबें और रिवायतें एक नया रंग लाईं और ऑटोमन कल्चर और इल्म में बेपनाह इजाफा हुआ। सलीम ने समंदरी ताकत पर भी ख़ास तवज्जो दी। उसने नेवी को बेहतरीन बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज लगाए। ये वही बुनियाद थी जिससे बाद में ऑटोमन नेवी मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन में हुकूमत करेगी, उसके बेटे सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में अपने उरूज पर पहुंचकर। 1520 में जब सलीम वन अचानक वफात पा गया, उसने अपने पीछे एक बदला हुआ एम्पायर छोड़ दिया था। सिर्फ 8 साल में उसने एम्पायर का रुकवा डबल कर दिया था, पूरब की सरहदें महफूज कर दी थीं और अपने आप को मुस्लिम दुनिया का खलीफा बना दिया था। अब मंजर तैयार था ऑटोमन एम्पायर के गोल्डन एज के लिए, जो उसके बेटे सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में लिखा गया। जब सुल्तान सलीम वन को 1520 में दफन किया गया, तो कम लोग सोच पाए थे कि दुनिया की सियासत में एक इतना बड़ा तब्दीली आने वाला है। उसके बाद ताकत संभाली उसके बेटे सुल्तान सुलेमान वन ने, जो न सिर्फ ऑटोमन सल्तनत की सरहदें बढ़ाने वाला था, बल्कि उसके उसूल और ताकत का मतलब ही बदल देने वाला था। मगरिब में उसे सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से जाना गया और इस्लामी दुनिया में कानूनी यानी कानून देने वाला के तौर पर। सुलेमान का दौर वो था जिसे आज हम ऑटोमन एम्पायर का गोल्डन एज कहते हैं। सुलेमान ने ताकत हासिल करते ही अपनी हुकूमत का दबदबा दिखाना शुरू कर दिया। 1521 में उसने बेलग्रेड फतह कर लिया, एक ऐसी मजबूत किला जो पहले कई ऑटोमन हमलों को रोकती रही थी। इस जीत ने यूरोप के अंदर और गहरा फैलने का रास्ता खोल दिया। सिर्फ 5 साल बाद 1526 में बैटल ऑफ मुहात्स हुई, जहां सुलेमान की फौज ने हंगरी की फौज को शिकस्त दी और उनका आज़ादी का दौर खत्म कर दिया। इसके बाद हंगरी का ज़्यादा हिस्सा ऑटोमन कंट्रोल में आ गया। लेकिन सुलेमान की ख्वाहिशें यहीं तक नहीं रुकी। 1529 में उसने वियना पर नज़र दौड़ाई, जो हैब्सबर्ग एम्पायर का मरकज़ था। ये पहली बार था जब ऑटोमन्स इतनी दूर यूरोप तक पहुंच गए। हालांकि वियना को वो जीत नहीं पाए, लेकिन इससे पूरी यूरोप की बादशाहतों में हिलचल मच गई। अब सबको एहसास हो गया था कि ऑटोमन एम्पायर दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वत बन चुकी है। सुलेमान की फतहें सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं थीं। उसके दौर में एक अजीम नेवल कमांडर बारबारोसा हैरुद्दीन पाशा ने समंदर पर ऑटोमन झंडा गाड़ दिया। ऑटोमन नेवी ने मेडिटेरेनियन में बढ़तरी हासिल कर ली और नॉर्थ अफ्रीका के साहिल से लेकर मिडिल ईस्ट तक अपना कब्जा मजबूत कर लिया।
16वीं सेंचुरी के बीच तक ऑटोमन एम्पायर हंगरी से यमन तक और अल्जीरिया से मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। एक ऐसा दायरा जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सुलेमान की विरासत सिर्फ जंगों तक सीमित नहीं थी। उसने ऑटोमन कानूनी निजाम को पूरी तरह से बदल दिया। इसी वजह से उसे कानूनी कहा गया, यानी कानून बनाने वाला। उसने ऐसे रिफॉर्म्स किए जो जिंदगी के हर पहलू को छू गए, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो या जमीन का इंतजाम। ये नया निजाम आगे के कई सौ सालों तक ऑटोमन हुकूमत का बुनियादी कानून बना रहा। उसका दरबार तहजीब और फनून का मरकज बन गया था। मैमार सिनान, जो उसके दौर का मशहूर आर्किटेक्ट था, उसने ऐसी इमारतें बनाई जो आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं, जैसे सुलेमानी मॉस्क इस्तांबुल में। उसके ऊंचे गुंबद और नाजुक मीनारें आज भी सुलेमान के दौर की शान और हुस्न को बयान करती हैं। सुलेमान खुद भी एक शायर था। वो मुहब्बी के तखल्लुस से लिखता था। उसकी शायरी इश्क, रूहानियत और इंसानी जज्बात से भरी होती थी, जो उसके दिल के नरमी और अदबी जहनियत को दिखाती थी। उसकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू था उसका रिश्ता हुर्रम सुल्तान यानी रॉक्सिलेना के साथ। वो पहले एक गुलाम थी, लेकिन सुलेमान से निकाह के बाद उसने ताकत और असर का ऐसा मुकाम हासिल किया जो पहले किसी और खातून को नहीं मिला था। उनका रिश्ता ने ऑटोमन शाही रस्म व रिवाज बदल दिए और सियासत में औरतों के किरदार को नई पहचान दी। जैसे जैसे सुलेमान का दौर आगे बढ़ता गया, एम्पायर नए चैलेंजेस का सामना करने लगा। मशरिक में सफवीद एम्पायर के साथ जंगें हुईं, जबकि यूरोप में क्रिश्चियन कुव्वतें ऑटोमन आगे बढ़ने से रोकने लगी। फिर भी उसके इंतजाम और फौज की कुव्वत ने एम्पायर को उस दौर का सबसे ताकतवर सल्तनत बनाए रखा। 1566 में यानी 1566 में 71 साल की उम्र में सुलेमान ने अपना आखिरी कैंपेन शुरू किया, सीज ऑफ सिगिटवार हंगरी में। ये उसके नए वियना कैंपेन के लिए पहला कदम था, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। 6 सितंबर 1566 को जब फौज किला घेर रही थी, सुल्तान सुलेमान अपने खेमे में इंतकाल कर गया। उसकी मौत छुपाई गई ताकि फौज का हौसला ना टूट जाए। ये बात खुद उस बात का सबूत थी कि उसका वजूद ऑटोमन फौज के लिए कितना जरूरी था। सुल्तान सुलेमान की मौत ने जमीन पर एक दौर का खात्मा किया, लेकिन अब एक दूसरा मैदान जंग अपना मरकज बनने जा रहा था, समुंदर। मेडिटेरेनियन सी, जो कभी रोमन एम्पायर का दरिया माना जाता था, अब एक ऐसी जगह बन चुका था जहां अजीम सल्तनतें अपनी बर्तरी के लिए टकरा रही थीं। अनाटोलिया के मैदानों से उठे हुए ऑटोमन्स अब एक शानदार समुंदरी कुव्वत बन गए थे, जो यूरोप की पुरानी समुंदरी कुव्वतों को सीधा चैलेंज दे रहे थे। 16वीं सदी के दौरान ऑटोमन्स ने अपनी नेवल पावर को तेजी से मजबूत किया। दंतकथाओं के मशहूर एडमिरल बारबरोसा हायरेडिन पाशा की क़यादत में ऑटोमन जहाज एजियन सी से लेकर नॉर्थ अफ्रीका के साहिल तक गश्त करते रहे। बारबरोसा की अजीम सोच और बेबाक हमलों ने क्रिश्चियन सेलर्स के दिलों में खौफ बिठा दिया और एम्पायर के लिए बड़ी फतहें हासिल की। इन्हीं फतहों की वजह से ऑटोमन्स ने अल्जीरिया से लेकर लेवांट तक अहम समुद्री रास्तों और कोस्टल इलाकों पर कब्जा जमा लिया। जैसे जैसे ऑटोमन नेवल ताकत बढ़ती गई, मेडिटेरेनियन की दूसरी बादशाहतों में बेचैनी बढ़ती गई। वेनिस, जो सदियों से एड्रियाटिक की मलिका थी, अब अपनी तिजारती सतह को खतरे में महसूस कर रही थी। स्पेन, जिसे हैब्सबर्ग शाही खानदान चला रहा था, ऑटोमन एक्सपेंशन को अपने हुकूमत के लिए सीधा चैलेंज समझ रहा था। और नाइट्स ऑफ सेंट जॉन, जो माल्टा के छोटे से जजीरे पर थे, उन पर भी ऑटोमन फ्लीट का दबाव बढ़ता जा रहा था। सदियों से जमीन पर चलती हुई सिविलाइजेशंस की टक्कर अब समुंदर की लहरों पर भी शुरू हो चुकी थी। ऑटोमन गैलीज, जो तेजी से चलती और बड़े तादाद में होती थीं, क्रिश्चियन जहाज़ों पर हमले करती और कोस्टल बस्तियों को लूट लेती। जवाब में यूरोपियन कुव्वतें एक होकर इस्लामिक कुव्वत को रोकने की कोशिश करने लगीं। आखिरकार पोप पायस V ने एक ऐसी अलायंस बना दी जो ऑटोमन नेवी का मुकाबला कर सके। होली लीग, जो 1571 में बनी थी, इसमें स्पेन, वेनिस और पेपसी के नेवल फोर्सेस शामिल थे। ये इत्तेहाद ऑटोमन एक्सपेंशन को मेडिटेरेनियन में रोकने की आखिरी उम्मीद समझा जा रहा था। अब मंजर तैयार था दुनिया की सबसे बड़ी और फैसलाकुन समुंदरी जंग के लिए। 7 अक्टूबर 1571 ग्रीस के लिपेंटो के साहिल के पास दो अजीम बहरिया फ्लीट एक दूसरे के सामने आ गईं। होली लीग की क़यादत डॉन जॉन ऑफ ऑस्ट्रिया के पास थी, जिसके पास 200 से ज्यादा जहाज थे, जिन पर सिपाही और तोपें सजी हुई थीं। उनके सामने बराबर कुव्वत वाली ऑटोमन फ्लीट थी, जिसे अली पाशा लीड कर रहा था। जब सूरज आयनिन सी पर उभरा तो दोनों फ्लीट्स ने गोलाबारी शुरू कर दी। तोपें गरजी, धुआं छाया और लकड़ी के शिप टुकड़े टुकड़े होने लगे। क्रिश्चियन आर्क्यूबर्सियर्स ऑटोमन आर्चर्स पर बारिश की तरह गोलियां बरसा रहे थे, जबकि गुलाम मजदूर ओर्स पर जान लगाकर जहाजों को टकराव के करीब ला रहे थे। जंग का मोड़ तब आया जब डॉन जॉन का फ्लैगशिप सीधा अली पाशा के शिप से टकरा गया और दोनों फ्लीट्स में करीबी लड़ाई शुरू हो गई। एक यादगार लम्हे में अली पाशा शहीद हो गए और उनका जहाज कब्जे में ले लिया गया।
कमांडर की मौत ने ऑटोमन फ्लीट का हौसला गिराने लगा। शाम तक समुंदर डूबते जहाजों और हजारों मरे हुए मल्लाहों से भर चुका था। ऑटोमन फ्लीट लगभग बर्बाद हो चुकी थी, बहुत कम जहाज बचकर भाग पाए। होली लीग ने एक बड़ी फतह हासिल की और पहली बार ऑटोमन नेवी की नाशिकस्त होने की सूरत टूट गई। लेकिन लेपांटो के बाद एक सच्चाई सामने आई जो सिर्फ ऑटोमन्स ही दिखला सकते थे। उनकी बेमिसाल तामीरी कुव्वत। सिर्फ 1 साल के अंदर एक नई फ्लीट बना दी गई। क्रिश्चियन कुव्वतें अभी अपनी जीत का जश्न मना ही रही थीं, लेकिन ऑटोमन्स अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर चुके थे। जब ऑटोमन एम्पायर बाहर के मोर्चों पर मुसीबतों का सामना कर रहा था, तब घर के अंदर एक जबरदस्त तब्दीली आ रही थी। एक पूरे सेंचुरी तक एम्पायर पर एक ऐसे लोगों का राज रहा जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो थीं औरतें, जो अपनी ताकत हरम के अंदर से चलाती थीं। इस दौर को सल्तनत ऑफ विमेन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा वक्त जब एम्पायर की औरतें, खासकर सुल्तान्स की माएं और उनकी पसंदीदा बेगमात, सियासी तौर पर बहुत ताकतवर बनी। इस दौर की जड़ सुलेमान द मैग्निफिसेंट के ज़माने से शुरू होती है, जब एक औरत, हुर्रेम सुल्तान, जिसे रॉक्सलाना भी कहा जाता है, उठी। हुर्रेम ने हरम के पुराने रिवाज तोड़ दिए। वो सुलेमान की कानूनी बीवी बनी और उनकी सबसे करीबी मशवराती भी। उसने एम्पायर के मामलात में खुलकर हिस्सा लिया और पैलेस की दीवारों के बाहर भी अपना असर छोड़ा। हुर्रेम ने डिप्लोमेसी में हिस्सा लिया और एम्पायर भर में मसाजिद, मदरसे और हॉस्पिटल्स बनवाया। 16वीं सदी के आखिरी हिस्सों तक वालिद सुल्तान यानी हुक्मरान सुल्तान की मां एक मुकर्रर सियासी पदवी बन गई थी। नूरबानु सुल्तान और सफ़िये सुल्तान जैसे नाम एम्पायर की सियासत में बहुत असर रखते थे। वो अपने बेटों और पोतों के दौर में एम्पायर के फैसले तय करती थीं और उनका असर अक्सर उन मर्दों से ज़्यादा होता था जो ऊंचे सियासी ओहदों पर बैठे होते। उनका एक काम ये भी था कि वो सुल्तान तक पहुंच कंट्रोल करती थीं, जिससे उनका इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाता था। जब सुल्तान कम उम्र के होते या कमज़ोर साबित होते, तब वालिदे सुल्तान असल में रीजेंट बन जाती थीं। वो एम्पायर को मुश्किल वक्त में संभालती थीं। उनका असर फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस और मिलिट्री अफेयर्स तक पहुंच गया था, जिससे इस्लामिक दुनिया में जेंडर रोल्स के पुराने तस्वुरात को चुनौती मिली। सल्तनत ऑफ विमेन का दौर अपनी चोटी पर पहुंचा जब कोसिम सुल्तान का उभार हुआ, जो ऑटोमन हिस्ट्री की सबसे ताकतवर औरतों में से एक मानी जाती हैं। कोसिम ने अपने 2 बेटों के दौर में वालिदे सुल्तान के तौर पर हुकूमत की और बाद में अपने पोते के लिए रीजेंट बनी। उसका सियासी तजुर्बा और चालाकी ने उसे पैलेस के अंदर के खतरनाक पॉलिटिक्स के बीच में जिंदा रखा। वो कई सुल्तान्स के दौर में अपनी ताकत बनाए रखी। लेकिन जब औरतें ज़्यादा असर में आईं तो एम्पायर के अंदर सियासी बेचैनी भी बढ़ने लगी। हरम, जो पहले एक बंद जगह होता था, अब पॉलिटिकल इंट्रीग और राइवलरीज का मरकज बन गया। पैलेस के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचने लगे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स, पावर स्ट्रगल्स और हत्ता के कत्ल तक होने लगे। ये अंदरूनी लड़ाई एम्पायर की सेंट्रल अथॉरिटी को धीरे धीरे कमज़ोर करती गई। फिर भी सल्तनत ऑफ विमेन का दौर सिर्फ सियासत और अफरा तफरी तक महदूद नहीं था। इस दौर में औरतों ने कल्चर और सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ किया। ये ताकतवर औरतें आर्ट्स और आर्किटेक्चर की हिमायत करती थीं। उन्होंने शानदार इमारतें बनवाईं और सोसाइटी के लिए चैरिटेबल फाउंडेशंस भी बनाईं, जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करती थीं। ये दौर जहां एक तरफ पॉलिटिकल टर्मोइल था, वहीं दूसरी तरफ ऑटोमन तहजीब और इंसानियत के लिए एक छुपा हुआ तोहफा भी था। जब कोसिम सुल्तान की मौत की गूंज धीरे धीरे खत्म होने लगी, तब ऑटोमन एम्पायर के लिए एक नया दौर शुरू हुआ। एक ऐसा दौर जिसमें तरक्की भी थी और तबाही भी। एम्पायर अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसके पास खुशहाली भी थी, लेकिन खतरा भी। 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया और अफ्रीका पर फैला हुआ ये एम्पायर एक ज़बरदस्त ट्रेड नेटवर्क के जरिए इन तमाम इलाकों को जोड़ता था। इस्तांबुल, कायरो और बगदाद जैसे शहरों में जिंदगी का जज्बा उभर कर नजर आता था। बाजारों में दूर दराज के मुल्कों से लाए गए रंगीन और महकदार माल बिकते थे। मसाले, रेशम, कहवा और बेहतरीन कपड़े। ये सारा तिजारती दौर एम्पायर के खजाने भर रहा था और एक नई इक्तिसादी तरक्की का सबब बन रहा था, जिससे पूरी ऑटोमन सोसाइटी महसूस कर रही थी। लेकिन इस चमक दमक के नीचे एम्पायर की बुनियाद में धीरे धीरे दरार पड़ने लगी थी।
यूरोप के बाजारों में नई दुनिया यानी अमेरिका से आने वाली चांदी के दाखिल होने ने ऑटोमन इकोनॉमी को झटका दे दिया। जैसे ही चांदी की कीमत घटी, एम्पायर की अपनी करेंसी की कीमत भी गिर गई। महंगाई आसमान छूने लगी, लोगों के खरीदने की ताकत कम होने लगी और सरकार के खजाने पर बहुत दबाव पड़ गया। गांव में एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। खेती का दायरा बढ़ गया था ताकि शहरों और इंटरनेशनल मार्केट्स की डिमांड पूरी हो सके, लेकिन इस काम का सबसे बड़ा बोझ किस पर पड़ा? मजदूर और किसानों पर। ऊपर से ज्यादा टैक्स और लोकल ऑफिशियल्स की करप्शन ने उनकी हालत और खराब कर दी। इन जुल्मों के खिलाफ आखिर गांव के लोग उठ खड़े हुए। उन्होंने उन्हीं के खिलाफ बगावत की जो उनकी रोजी रोटी को बर्बाद कर रहे थे। इसी दौर में वो जैनिसरी कोर, जो कभी ऑटोमन मिलिट्री की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, अब खुद एम्पायर के लिए खतरा बन गई। पहले ये क्रिश्चियन नौजवानों से मिलकर बनती थी जिनको देवशिर सिस्टम के जरिए चुना जाता था, लेकिन अब ये एलीट फौज अपनी ही सियासत चलाने लगी थी। जैनिसरीज पैलेस के अंदर सियासत और फैक्शनल पॉलिटिक्स में घुस गए, जिससे एम्पायर के अंदर का बैलेंस बिगड़ गया। जैसे जैसे सेंट्रल हुकूमत का कब्जा कमजोर होता गया, वैसे वैसे लोकल वॉरलॉर्ड्स, जिन्हें अयान कहा जाता था, उभरने लगे। ये लोग ताकतवर खानदानों से या मिलिट्री बैकग्राउंड से आते थे और उन्होंने अपने इलाकों में अपनी मिनी हुकूमतें बना ली। ये सुल्तान के इख्तियार के लिए सीधा चैलेंज बन गए और एम्पायर की एकता टूटने लगी। एनाटोलिया में होने वाले चलाली रिवोल्ट्स ने ये सब खुलकर दिखा दिया कि एम्पायर के अंदर एक गहरी कमजोरी आ चुकी है। ये बगावतें सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं, बल्कि सियासी बेचैनी और समाजी गुस्सा भी इसके पीछे था। इन बगावतों ने ये दिखाया कि सेंट्रल हुकूमत और उसके इलाकों के दरमियान रिश्ता कमजोर पड़ गया है। एम्पायर के बाहर भी हालत आसान नहीं थे। पूरब में पर्शिया का सफाविद एम्पायर हमेशा एक खतरा बना हुआ था, जिससे बचने के लिए ऑटोमन्स को अपने पूर्वी सरहदों पर मजबूत फौज रखनी पड़ती थी। मगरिब में यूरोप के मुल्क, जिनके पास अब एडवांस टेक्नोलॉजी और ताकतवर नेवी थी, मेडिटेरेनियन और उसके पार ऑटोमन इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहे थे। ये लगातार जंगें एम्पायर के लिए महंगी साबित हो रही थीं। हर वक्त बड़ी फौजें रखनी पड़ती थीं, नए कैंपेन्स के लिए पैसा चाहिए होता था और ये सब खर्च एम्पायर के ट्रेजरी को खा रहा था। अंदर के रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट के लिए पैसा कम पड़ गया। आखिरकार ऑटोमन एम्पायर एक ऐसे दौर में फंस गया जहां बाहर के दबाव उसके अंदर की कमजोरियां बढ़ा रहे थे और अंदर की अशांति उसके बाहर के दुश्मनों के खिलाफ खुद को मजबूत करने से रोक रही थी। यही था वो चक्र जिसमें एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। (1683) का साल एक ऐसे टकराव का गवाह बना जिसका असर सदियों तक गूंजता रहा। वियना के दरवाजों पर दो तहजीबें आमने सामने आईं। एक जंग जो न सिर्फ एक एम्पायर की तकदीर तय करेगी, बल्कि पूरे यूरोप का नक्शा बदल देगी। ग्रैंड वजीर कारा मुस्तफा पाशा, जो बहुत माहिर और बुलंद हौसले वाला था, 1,50,000 से ज्यादा फौजियों के साथ वियना की तरफ मार्च कर रहा था, जो हैब्सबर्ग एम्पायर का सबसे कीमती शहर था। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी कोशिश थी, जिसका मकसद क्रिश्चियन यूरोप के दिल पर वार करना और ऑटोमन असर को और गहरा तक फैला देना था। जब जुलाई 1683 का सूरज निकला तो ऑटोमन फौजें वियना को चारों तरफ से घेर चुकी थी। शहर के रखवालों की तादाद उनके मुकाबले में बहुत कम थी। ऑटोमन तोपें शहर की दीवारों पर मुसलसल गोले बरसा रही थीं, जबकि उनके सैपर्स यानी जमीन खोदने वाले दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि दीवार के नीचे सुरंग बनाकर उसे गिरा दिया जा सके। शहर के अंदर अर्नस्ट रुडिगर वॉन स्टार हिम्बर्ग अपनी छोटी सी फौज के साथ हिम्मत से लड़ रहा था। उसे पता था कि अगर वियना गिर गया तो पूरा सेंट्रल यूरोप खतरे में आ जाएगा। 2 लंबे महीने तक वियना ने ऑटोमन हमलों का मुकाबला किया। भूख, बीमारी और हर वक्त दीवार टूटने का खौफ होने के बावजूद लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी हिम्मत से अपना शहर बचाए रखा, जानते हुए कि वो यूरोप के दिल के लिए आखिरी दीवार हैं। जैसे जैसे गर्मी खत्म हुई और पतझड़ आई, वियना के रखवाले कमजोर होने लगे, मगर ऑटोमन्स को ये खबर नहीं थी कि दूर आसमान पर एक तूफान उभर रहा है।
पोलैंड के बादशाह जॉन थर्ड सोबिएस्की ने हैब्सबर्ग एम्परर लियोपोल्ड आई की मदद का बुलावा कबूल कर लिया था। वो अपनी पोलिश, ऑस्ट्रियन और जर्मन फौजों के साथ वियना की तरफ मार्च कर रहा था। 12 सितंबर 1683 को सोबिएस्की की फौजों ने कैलेनबर्ग पहाड़ियों पर पहुंचकर वियना का मंजर देखा। एक तबाहशुदा लेकिन अब भी जिंदा शहर। नीचे ऑटोमन फौज का बड़ा कैंप पूरी जमीन पर फैला हुआ था, एक छोटी सी नगरी की तरह, जबकि वियना की दीवारें अब भी खड़ी थीं। फिर हुई हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैवलरी चार्ज। बादशाह सोबिएस्की ने अपनी मशहूर विंग्ड हसार्स के साथ पहाड़ी से निचाई की और ऑटोमन्स पर बिजली की तरह टूट पड़ा। ये अचानक हमला इतना जबरदस्त था कि ऑटोमन सफ़ों में अफरा तफरी मच गई। कारा मुस्तफ़ा पाशा, जो बस फतह के करीब था, अब देखता रहा जब उसकी फौज उसके आसपास बिखर गई। उस मनहूस दिन की रात तक ऑटोमन फौज पूरी तरह से भाग चुकी थी। वियना की जंग एक जबरदस्त शिकस्त पर खत्म हुई, उस एम्पायर के लिए जो कभी रोकने के लायक नहीं समझा जाता था। जब किंग सोबिएस्की ने छोड़ा हुआ ऑटोमन कैंप देखा तो उसने जूलियस सीजर के मशहूर अल्फाज को बदलकर कहा, हम आए, हमने देखा और खुदा ने फतह दी। इस नाकाम सीज के बाद पूरे यूरोप और ऑटोमन एम्पायर में हिला देने वाली गूंज मच गई। यूरोपियंस के लिए ये एक नया मोड़ था, एक पल जब उन्होंने महसूस किया कि ऑटोमन ताकत अब पीछे हट रही है। इस जीत ने क्रिश्चियन यूरोप को एक कर दिया और 1684 में होली लीग बनाई गई, एक ऐसी इत्तेहाद जो ऑटोमन्स को सेंट्रल यूरोप से हमेशा के लिए निकालने के लिए तैयार थी। ट्यूलिप एरा, जिसे टर्किश में लाले देवरी कहा जाता है, एक छोटा लेकिन अहम दौर था ऑटोमन एम्पायर के लिए। ये वक्त सुल्तान अहमद थर्ड के हुकूमत के दौरान आया, जब एम्पायर ने थोड़ी देर के लिए सुकून का सांस लिया और अपनी तवज्जो जंगों से हटाकर तहजीब, फन और तरक्की की तरफ दी। ये दौर 1718 से 1730 तक चला और इसका नाम उन महफिलों और शौकों से आया जहां ट्यूलिप फूल एक नई शान और नजाकत की निशानी बन गया था। 1718 के ट्रीटी ऑफ पसारोविट्स के बाद ऑटोमन एम्पायर को एक लंबी जंग के सिलसिले से अमन मिला। इस सुकून के दौर में सुल्तान अहमद थर्ड और उसके ग्रांड वजीर नेवशहरली दामद इब्राहिम पाशा ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि एम्पायर को अंदर से मजबूत किया जाए। इसलिए उन्होंने रिफॉर्म्स, नए निज़ाम और कल्चरल प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिससे इस्तांबुल एक नई जिंदगी जीने लगा। इस वक्त इस्तांबुल का मंजर बिल्कुल बदल गया। शहर नए महलों, लाइब्रेरियों और फाउंटेनों से सज गया। उनमें सबसे मशहूर था फाउंटेन ऑफ अहमद थर्ड, जो आज भी टोपकापू पैलेस के सामने मौजूद है। इस फाउंटेन की नक्काशी, कैलीग्राफी और डिजाइन ने इस दौर के फने तमहीर यानी आर्किटेक्चर की खूबसूरती को बेहतरीन तौर पर बयान किया। ट्यूलिप एरा में ऑटोमन एलिट ने पहली बार खुले तौर पर यूरोपियन आर्ट, फैशन और आर्किटेक्चर से असर लेना शुरू किया। फ्रांस के साथ रिश्ते मजबूत हुए और ऑटोमन एम्बेसडर्स यूरोप गए, जहां से वो नए आइडियाज और कल्चर लेकर वापस आए। यही दौर था जब पहली बार 1727 में प्रिंटिंग प्रेस इस्तांबुल में कायम हुई। ये काम इब्राहिम मुतफर्रिका ने किया, एक हंगेरियन असल के ऑटोमन स्कॉलर ने। प्रिंटिंग प्रेस ने इल्म और सोच विचार के फैलाव में इंकलाब ला दिया। पहली बार सेकुलर यानी गैर मजहबी किताबें मास प्रिंटिंग से लोगों तक पहुंची, जैसे साइंस और हिस्ट्री के मजामीन। इस दौर में फनो अदब भी खूब फला फूला। शायरी, संगीत और महफिलें इस्तांबुल के एलिट का पसंदीदा मशगला बन गईं। ट्यूलिप गार्डन्स में रंगीन पार्टीज होती, जहां मेहमान शायरी सुनते, म्यूजिक का लुत्फ उठाते और नए यूरोपियन फैशन दिखाते। ट्यूलिप के रेयर बल्ब्स इतने कीमती हो गए कि उनकी कीमत सोने के बराबर होती थी। सुल्तान अहमद और इब्राहिम पाशा ने इकोनॉमी को भी मजबूत करने की कोशिश की। वो चाहते थे कि ऑटोमन क्राफ्ट्समैन यूरोपियन माल का मुकाबला करें। टेक्सटाइल और सेरेमिक्स जैसे लग्जरी माल का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। कुछ वक्त के लिए शहरी तबके में तरक्की हुई और अमीरी का दौर चला। लेकिन यही अमीरी और वेस्टर्न स्टाइल जिंदगी एम्पायर के अंदर एक गुस्सा और नफरत का सबब बनी। जब एलीट लोग ट्यूलिप गार्डन्स और पार्टीज में मजे ले रहे थे,
तमाम लोगों पर महंगाई और टैक्सेस का बोझ बढ़ता जा रहा था। दीनी और रिवायती तबके को लगा कि हुकूमत यूरोपियन असरात में डूब गई है और अपनी असली पहचान खो रही है। आखिरकार ये नाराजगी 1730 में पत्रोना हलील रिवोल्ट की सूरत में फूट पड़ी। पत्रोना हलील, जो पहले एक जैनिसरी था, ने गरीब लोगों, पुराने सिपाहियों और दीनी रिवायती लोगों को इकट्ठा करके बगावत कर दी। उन्होंने महल पर हमला कर दिया और सुल्तान अहमद III से ताज छीन लिया और उन तमाम रिफॉर्म्स और शाखर्चियों का खात्मा कर दिया जो ट्यूलिप एरा की पहचान बन चुकी थी। इस तरह एक खूबसूरत और रोशन दौर अपने खुद के जवाल का शिकार हो गया। एक मिसाल कि किस तरह जहनी तरक्की और तफरी अगर इंसाफ और बराबरी के बगैर हो तो निजाम टूट जाता है। 18वीं सदी के दौरान इंपीरियल रशिया एक मजबूत ताकत के रूप में उभरकर सामने आई, जो ईस्टर्न यूरोप और ब्लैक सी के इलाके में ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत को चुनौती देने लगी। ये बदलता हुआ पावर बैलेंस दोनों एम्पायर्स के बीच एक लंबी सिलसिलेवार जंगों का सबब बना, जिन्हें रूसो टर्किश वॉर्स कहा गया। इन जंगों ने ऑटोमन्स को अपनी फौजी कमजोरी का सामना करने पर मजबूर कर दिया और उन्हें रिफॉर्म्स के रास्ते पर चलना पड़ा। पहली बड़ी टकरार 1735 से 1739 के बीच हुई रूसो टर्किश वॉर के रूप में सामने आई। इस जंग ने ऑटोमन फौज की असली सलाहियत का इम्तिहान लिया। हालांकि ऑटोमन्स ने 1739 के ट्रीटी ऑफ बेलग्रेड के जरिए बेलग्रेड पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया, लेकिन उन्हें ब्लैक सी के कुछ इलाकों को रशिया के हवाले करना पड़ा। ये नुकसान एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत थी जो अगले कई दशकों तक ऑटोमन रशियन ताल्लुकात को तय्युन करता रहा। जैसे जैसे रशिया की ख्वाहिशें बढ़ती गईं, उसकी नेवी ने भी ब्लैक सी में अपना असर जमाना शुरू कर दिया। क्राइमिया, जो उस वक्त ऑटोमन के कब्जे में था, दोनों एम्पायर्स के दरमियान तनाव का मरकज बन गया। ब्लैक सी का स्ट्रैटेजिक अहमियत बहुत बड़ी थी, क्योंकि इस पर कब्जा का मतलब था ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल और गर्म पानी के बंदरगाहों तक रसाई, जो रशिया का पुराना ख्वाब था। 1768 से 1774 तक चलने वाली रूसो टर्किश वॉर ने इन दोनों एम्पायर्स के बीच के रिश्ते में एक बड़े मोड़ ला दिया। ये जंग ट्रीटी ऑफ क्यूचिक खाइनर्जा के साथ खत्म हुई, जो ऑटोमन्स के लिए एक तबाहकुन साबित हुई। इस मुआहदे के मुताबिक रशिया को ब्लैक सी तक रसाई मिल गई, उसे ऑटोमन टेरिटरीज में रहने वाले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की हिफाजत का हक मिला और क्राइमिया के ऊपर उसका असर बहुत बढ़ गया। यही वो मौका था जहां से 1783 में रशिया ने क्राइमिया को अपने साथ मिला लिया, एक ऐसा नुकसान जिसमें ऑटोमन एम्पायर को हिला के रख दिया। इन फौजी शिकस्तों ने ऑटोमन मिलिट्री सिस्टम की कमजोरियां सबके सामने ला दी। जो फौज कभी पूरी यूरोप को खौफ में डाल देती थी, अब खुद मॉडर्न रशियन टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजी के सामने बेबस लगने लगी। इस बात ने रिफॉर्म्स की ज़रूरत को और भी जाहिर कर दिया। सुल्तान सेलिम III इन पहले रिफॉर्म एफर्ट्स के पीछे एक अहम शख्सियत बनकर उभरे। उन्होंने निज़ामी जदीद यानी न्यू ऑर्डर आर्मी का निर्माण किया, जो यूरोपियन मिलिट्री सिस्टम्स पर आधारित थी। इस नई फौज में मॉडर्न ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन पर फोकस था। साथ ही सुल्तान सेलिम ने रियासत के माली निज़ाम को भी दोबारा संगठित करने की कोशिश की, ताकि मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट मिल सके। मगर इन रिफॉर्म्स को अंदर से सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। जैनिसरी कॉर्प्स, जो कभी ऑटोमन एम्पायर की एलीट फौज होती थी, अब एक कंजर्वेटिव और पावरफुल ग्रुप बन चुकी थी। उन्हें नए आर्मी से अपने मकाम पर खतरा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के हर कदम का विरोध किया। ये अंदरूनी तनाव और सियासी बेचैनी ने रिफॉर्म एफर्ट्स को असरदार होने से रोका। रूसो टर्किश वॉर्स में बार बार हुई हार ने सिर्फ फौजी नुकसान नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ऑटोमन एम्पायर की कमजोरियां बेनकाब कर दी। इसके बाद दूसरी ताकतों को भी ऑटोमन अथॉरिटी को चुनौती देने का हौसला मिल गया। इन जंगों ने यह भी तयन कर दिया कि रशिया अब ईस्टर्न यूरोप में ऑटोमन एम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन है, एक ऐसा ताल्लुक जो अगले कई नस्लों तक रीजनल सियासत को बदलता रहा। जब ऑटोमन एम्पायर ने 19वीं सदी में कदम रखा तो उसके सामने एक सख्त हकीकत थी, या तो बदलो या मिट जाओ। इसी सोच ने तंजीमात एरा का जन्म दिया, जिसका मतलब था रीऑर्गेनाइजेशन, यानी निज़ाम को दोबारा ढंग से सजाना। ये दौर एक ऐसे तब्दीली के सिलसिले की शुरुआत थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन सवाल ये था, क्या सदियों पुरानी रिवायतें सिर्फ एक सुल्तान के कलम के एक इशारे से बदली जा सकती थी?
रिफॉर्म के बीच सुल्तान महमूद II के दौर में बोया गया, जिन्होंने सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत को समझा। लेकिन उनके बेटे सुल्तान अब्दुल मजीद I ने इस तब्दीली को वाकई अमल में लाया। 1839 में उन्होंने खत-ई-शरीफ ऑफ गुल्हानी जारी किया, एक ऐसा हिस्टोरिक फरमान जिसमें एम्पायर के सब सब्जेक्ट्स को बराबरी के हक का वादा किया गया, चाहे उनका मजहब या नस्ल कुछ भी हो। इसके बाद 1856 में खत-ए-हुमायूं जारी हुआ, जिसमें इन प्रिंसिपल्स को और मजबूती दी गई। तंजीमात रिफॉर्म्स के मरकज़ में एक ही मकसद था, सुल्तनत को सेंट्रलाइज करना और उसे मजबूत बनाना। एम्पायर कई शर्मनाक फौजी हारों का सामना कर चुका था और अंदरूनी बगावतों से भी परेशान था। यूरोपियन पावर्स ऑटोमन इलाकों में अपना असर जमाने लगे थे। इसलिए रिफॉर्मर्स का मानना था कि अगर एम्पायर को जिंदा रहना है तो उसे वेस्टर्न सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। लीगल सिस्टम में भी बड़े रिफॉर्म्स लाए गए। नए सिविल और क्रिमिनल लॉज बनाए गए जो ज़्यादातर यूरोपियन मॉडल्स पर आधारित थे। सेक्युलर कोर्ट्स का कयाम हुआ जो इस्लामिक कोर्ट्स के साथ मिलकर काम करते थे, एक ऐसा ड्यूअल सिस्टम जो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता था। इन रिफॉर्म्स का मकसद एक ऐसा निज़ाम बनाना था जो ज़्यादा इंसाफ पसंद, तेज़ और एम्पायर के मुख्तलिफ लोगों के लिए बेहतर साबित हो। तालीम को भी रिफॉर्मर्स ने अपनी तरजीहात में शामिल किया। उनका मानना था कि एक मॉडर्न स्टेट तभी मुमकिन है जब लोग तालीम याफ्ता हों। इसलिए सेक्युलर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और मिलिट्री अकेडमीज़ कायम की गई। ये इंस्टीट्यूशंस नए ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स तैयार करने के लिए बनाए गए जो वेस्टर्न सोच और ट्रेनिंग के मुताबिक एम्पायर को नए दौर में ले जा सके। तालीम के फैले होने से ऑटोमन लोगों का संपर्क यूरोपियन आइडियाज़ और कल्चर से बढ़ा, जिसने तब्दीली की रफ्तार और तेज़ कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तंजीमात रिफॉर्म्स का एक बुनियादी हिस्सा था। एम्पायर के अंदर रेलवेज बिछाई गई जो दूर दराज प्रांतों को कैपिटल से जोड़ती थी। इससे ट्रेड और फौज की मूवमेंट आसान हुई। टेलीग्राफ लाइंस लगाई गई जिससे इतने बड़े इलाके में कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो गया। नए पोर्ट्स बनाए गए जिससे ऑटोमन एम्पायर ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का और गहरा हिस्सा बन गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मकसद फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना था। इनसे ट्रेड और तिजारत में ज़रूर इजाफा हुआ, लेकिन एम्पायर यूरोपियन कर्जों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगा। ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आगे चलकर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और फॉरेन इन्फ्लुएंस का सबब बनी। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद तंजीमात रिफॉर्म्स को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सोसाइटी के कंजर्वेटिव लोगों ने इन रिफॉर्म्स को अपने इस्लामिक वैल्यूज से दूरी समझा और इसका विरोध किया। साथ ही बाल्कन्स में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बढ़ रही थीं, जहां के लोग बराबरी नहीं बल्कि आज़ादी चाहते थे। एम्पायर के इतने बड़े और मुख्तलिफ इलाके में इन रिफॉर्म्स को बराबर लागू करना मुश्किल साबित हुआ। शहर के मुकाबले में देहाती इलाकों में इसका असर कम था। आखिरकार 1876 में सुल्तान अब्दुल हामिद II के ताजपोशी के साथ तंजीमात एरा अपने अंजाम तक पहुंचा। शुरुआत में उन्होंने रिफॉर्म्स का साथ दिया और एम्पायर का पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी जारी किया, एक ऐसा कदम जो ऑटोमन हिस्ट्री के नए दौर की निशानी बना। जब ऑटोमन एम्पायर ने 19वीं सदी में कदम रखा तो उसके सामने एक नया और खतरनाक चैलेंज खड़ा था, एथनिक नेशनलिज्म का उदय। ये एक ऐसी सोच थी जो यूरोपियन एनलाइटनमेंट के दौर में पैदा हुई थी और धीरे धीरे एम्पायर के मुख्तलिफ कौमों और मजहबी ग्रुप्स में बिजली की तरह फैलने लगी। सदियों तक ऑटोमन्स ने अपने एम्पायर में अलग अलग कौमों और धर्मों के दरमियान एक नाजुक बैलेंस बनाए रखा था, लेकिन अब वो संतुलन हिलने लगा। बाल्कन्स इस नए नेशनलिस्ट जज्बे का मरकज बन गया। सेल्फ डिटर्मिनेशन और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के जज्बे से प्रेरित होकर कई एथनिक ग्रुप्स ने ऑटोमन हुकूमत के बगैर अपने मुस्तकबिल का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। 1821 में शुरू हुई ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने इस आंदोलन को नई रफ्तार दी। ग्रीक इनकलाबियों ने 9 साल तक ऑटोमन फौजों का मुकाबला किया और उनकी कुर्बानियों ने पूरे यूरोप के लोगों के दिल जीत लिए। जब 1830 में ग्रीस को आज़ादी मिली तो इसने पूरे एम्पायर में सबको ये सबक दिया, आज़ादी मुमकिन है। दूसरी कौमें भी इससे प्रेरित होने लगी। सर्बिया ने भी अपनी आज़ादी की राह पर कदम रखा। रिवॉल्ट्स और बातचीत के जरिए सर्बिया धीरे धीरे ऑटोमन कब्जे से निकलती गई। बल्गेरिया में भी एक कल्चरल रेनेसांस चल रहा था जिसे बल्गेरियन नेशनल रिवाइवल कहा गया। ये मूवमेंट उनके अपने लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री पर फख्र करने लगा और इसी ने 1876 के अप्रैल अपराइजिंग की बुनियाद रखी। हालांकि ये बगावत ऑटोमन फौजों ने बहुत शिद्दत से दबा दी, लेकिन इसने दुनिया का ध्यान बल्गेरियन कॉज की तरफ खींच लिया।
ऑटोमन हुकूमत का रवैया इन नेशनलिस्ट हरकतों के प्रति बहुत सख्त था। इन बगावतों को कुचलने के लिए की गई जालिमाना कार्रवाइयों ने अवाम के दिलों में और ज़्यादा नाराज़गी पैदा कर दी। बल्गेरियन अपराइजिंग जैसे वाक़यों ने ऑटोमन रूल के खिलाफ यूरोप में भी अफसोस और गुस्से की लहर पैदा कर दी। यूरोपियन पावर्स, खासकर रशिया ने इन हालात का फ़ायदा उठाया। रशिया ने अपने आप को स्लेरिक और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का प्रोटेक्टर बताकर कई दफ़ा फ़ौजी तौर पर मुदाखलत की। ये ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के नाम पर एक सियासी स्ट्रैटेजी थी ताकि बाल्कन्स में अपना असर जमाया जा सके। अरब इलाके भी इस बदलती हवा से महफूज नहीं रहे। हालांकि अरब नेशनलिज्म धीरे धीरे उभर रहा था, लेकिन 19वीं सदी के दौरान लोकल एलिट्स ने ऑटोमन अथॉरिटी को खुले तौर पर चैलेंज करना शुरू कर दिया। अरब सोच में एक नई बात उभर रही थी, अरब आइडेंटिटी का जज्बा, जो टर्किश हुकूमत से अलग अपनी पहचान तलाश कर रहा था। इन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बढ़ने से ऑटोमन एम्पायर लगातार डिफेंसिव मोड में आ गया। हर बगावत, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, एम्पायर के लेजिटिमेसी को कमज़ोर करती गई। तंजीमात रिफॉर्म्स जैसे बराबरी के वादों वाले प्रोग्राम्स भी देर से आए या उनका अमल अधूरा रहा। इस दौर में एक खतरनाक सिलसिला बन गया, बगावत, दमन और यूरोपियन मुदाखलत। हर नई क्राइसिस के बाद एम्पायर कुछ और ज़मीन खो देता। 1878 के कांग्रेस ऑफ बर्लिन ने तो बाल्कन्स का नक्शा ही बदल दिया। रोमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो को पूरी आज़ादी मिल गई, जबकि बल्गेरिया एक ऑटोनॉमस प्रिंसिपैलिटी बन गया। जो एम्पायर कभी 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था, अब दुनिया की आंखों के सामने सिकुड़ता जा रहा था। इन इलाकों के खो जाने से एम्पायर की इकॉनमी भी हिला दी गई। प्रोडक्टिव ज़मीन और ट्रेड रूट्स के खो जाने से माली निज़ाम कमज़ोर पड़ गया। मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी की मॉडर्नाइजेशन के खर्चों ने खजाना खाली कर दिया। ऐसे में ऑटोमन एम्पायर एक विशियस साइकिल में फंस गया। बेचैनी से पैदा हुई कमज़ोरी और कमज़ोरी से बढ़ गई बेचैनी। हर गुजरती सदी के साथ उसका दौरे शौकत एक याद बन के रह गया। बीसवीं सदी के शुभा ने ऑटोमन एम्पायर के लिए ज़बरदस्त तब्दीलियां लेकर आईं। 1908 में एक रिफॉर्मिस्ट ग्रुप, जिसे यंग टर्क्स के नाम से जाना जाता था और जो कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस यानी CUP के अंडर ऑर्गेनाइज था, उन्होंने एक ऐसी रेवोल्यूशन शुरू की जो पूरे एम्पायर का फ्यूचर बदल देने वाली थी। उनका मेन मकसद था ऑटोमन स्टेट को मॉडर्न और पावरफुल बनाना, क्योंकि कई दहाइयों से सुल्तान अब्दुल हामिद II के ऑटोक्रेटिक रूल के नीचे एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। यंग टर्क रेवोल्यूशन ने सुल्तान अब्दुल हामिद II को मजबूर कर दिया कि वो ऑटोमन कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा बहाल करें, जो 30 साल से सस्पेंड थी। इससे एक बार फिर से पार्लियामेंट्री गवर्नेंस लौटा और लोगों को उम्मीद हुई कि एम्पायर में सचमुच रिफॉर्म आएंगे। ये मूवमेंट सेंट्रल अथॉरिटी को मजबूत करने, यूरोपियन इंटरफेरेंस को रोकने और एम्पायर को मॉडर्न ज़माने के साथ ले जाने की कोशिश थी। लेकिन इसके साथ ही एम्पायर के अंदर पुराने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा इंटेंस हो गए। 1909 में एक फेल्ड काउंटर कू के बाद सुल्तान अब्दुल हामिद II को हटा दिया गया और उनकी जगह मेहमेद V ने ले ली। लेकिन असल ताकत अब CUP के हाथ में थी। 3 पावरफुल शख्सियत उभर कर सामने आई, एनवर पाशा, तलत पाशा और जमील पाशा। इन्हीं लोगों ने आगे के सालों में एम्पायर की पॉलिसी और फैसले तय किए। नया रिजीम शुरू होते ही मुश्किलों का सामना करने लगा। 1911-12 के इटैडो-टर्किश वॉर में ऑटोमन एम्पायर ने लीबिया, इटली को खो दिया, जो उनके लिए एक बड़ी बेइज्जती थी। उसके बाद आए बाल्कन वॉर्स 1912 से 1913, जिसमें उन्होंने अपने लगभग सारे यूरोपियन टेरिटरीज खो दिए। इन हारों ने एक बात क्लियर कर दी, एम्पायर को जिंदा रहने के लिए और भी ज़्यादा रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। एम्पायर ने अपनी ताकत वापस लाने के लिए 1914 में एक फैसलाकुन कदम उठाया। उन्होंने वर्ल्ड वॉर I में सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी के साइड से मिलकर जंग में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन ये फैसला उनके लिए तबाहकुन साबित हुआ। उन्हें भारी नुकसान उठाने पड़े, खासकर 1914 से 1915 के बैटल ऑफ सराकिमिश में, जहां उन्हें रशिया के खिलाफ बुरे तरीके से हारना पड़ा। ये जंग कॉकसस के बर्फीली पहाड़ी इलाकों में लड़ी गई थी, जहां हजारों ऑटोमन सिपाही ठंड और भूख से मर गए। इस जंग के दौरान एम्पायर के अंदर अरब रिवोल्ट भी शुरू हो गया 1916 में, जिसे ब्रिटिश ऑफिसर T.E. लॉरेंस ने सपोर्ट किया। इस बगावत ने मिडिल ईस्ट में ऑटोमन कंट्रोल को और कमज़ोर कर दिया।
अरब लोगों को आज़ादी का वादा करके इस रिवोल्ट को हवा दी गई और इसने एम्पायर के मिडिल ईस्टर्न टेरिटरीज पर उनका कंट्रोल तोड़ दिया। इसी दौरान ऑटोमन हिस्ट्री का सबसे अंधेरा और दर्दनाक चैप्टर लिखा गया, 1915 का आर्मीनियन जेनोसाइड। गवर्नमेंट ने आर्मीनियंस के खिलाफ मास डिपोर्टेशन और कत्लेआम का सिलसिला शुरू किया, जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए। ये वाक़या आज तक ऑटोमन हिस्ट्री पर दाग बनकर छाया हुआ है और इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका असर अब तक महसूस किया जाता है। द फाइनल चैप्टर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर खुला वर्ल्ड वॉर 1 के डेवस्टेशन के बीच, एक ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में जो आखिरकार इसका किस्मत तय कर गया। वॉर के बाद ये कभी शक्तिशाली एम्पायर हार की साइड पर था और इसे सख्त नतीजे का सामना करना पड़ा। ट्रीटी ऑफ सेवरे 1920 में साइन हुई ने ऑटोमन सॉवरेनिटी को भारी झटका दिया और इसका बचा हुआ टेरिटरी का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। बड़ी जमीन एलाइड कंट्रोल में चली गई और सिर्फ छोटा हिस्सा अनातोलिया के अंडर रहा। बहुत से टर्क्स के लिए ये ट्रीटी सिर्फ हार नहीं बल्कि बेइज्जती का सिंबल थी, जो एक तेज नेशनलिस्ट बैकलैश को जन्म दिया। इस रिजेंटमेंट और डिटर्मिनेशन के क्रूसिबल से एक शख्स सामने आया जिन्होंने टर्किश हिस्ट्री को रीडिफाइन किया, मुस्तफा केमाल अतातुर्क, एक डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर और विजनरी लीडर। अतातुर्क बने ड्राइविंग फोर्स टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1919 से 1923 के पीछे। टर्किश नेशनलिस्ट ने ऑक्यूपाइंग फोर्सेस के खिलाफ डिटरमिन्ड स्ट्रगल किया और कुछ पिवटल बैटल्स ने कॉन्फ्लिक्ट का रुख तय किया। बैटल ऑफ सकारिया 1921, एक कठिन 3 हफ्तों का कन्फ्रंटेशन में अतातुर्क की फोर्सेस ने ग्रीक ऑफेंसिव को रिपेल किया, मोराल बूस्ट हुई और टाइड बदला। बैटल ऑफ दुमलो पुनार 1922 ने ग्रीक रेजिस्टेंस को अनातोलिया में तोड़ दिया, जिससे इज़मिर का रिकैप्चर पॉसिबल हुआ और इफेक्टिवली ग्रीक प्रेजेंस खत्म हो गई। जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ी, ऑटोमन रूल के फाउंडेशंस गिरने लगे। नवंबर 1922 में ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की अतातुर्क और उसके सपोर्टर्स की लीडरशिप में ने ऑटोमन सल्तनत को अबॉलिश कर दिया और 6 सेंचुरीज से ज़्यादा के इंपीरियल रूल का अंत हो गया। लास्ट सुल्तान महमद सिक्स्थ इस्तांबुल से भाग गया, जो एम्पायर के फाइनल डिसोल्यूशन का सिंबल था। टर्किश नेशनलिस्ट की जीत ने एलाइड पावर्स के साथ नेगोशिएशंस को जन्म दिया, जो ट्रीटी ऑफ लोज़ैन 1923 में कल्मिनेट हुई। ये ट्रीटी नए तुर्किश स्टेट की सॉवरेनिटी को रिकग्नाइज करती है, उसके मॉडर्न बॉर्डर सेट करती है और ऑटोमन क्लेम्स को मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में रिलिंक्विश कर देती है। अक्टूबर 1923 को मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने रिपब्लिक ऑफ टर्की का घोषणा किया, फॉर्मली ऑटोमन पास से ब्रेक करते हुए। अंकारा को नई कैपिटल बनाया गया, जो एक फ्रेश स्टार्ट का सिंबल था। मार्च 1924 में अतातुर्क और ग्रैंड नेशनल असेंबली ने कैलिफेट को अबॉलिश कर दिया, जो ऑटोमन रिलीजियस अथॉरिटी का लास्ट वेस्टेज था, और ये उनकी कमिटमेंट को हाईलाइट करता है एक सेक्युलर स्टेट बनाने की जो इंपीरियल रिलीजियस पावर से फ्री हो। अतातुर्क ने स्वीपिंग रिफॉर्म शुरू किए टर्किश सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने के लिए। लैटिन अल्फ़ाबेट ने अरबिक स्क्रिप्ट को रिप्लेस किया, वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग को एनकरेज किया गया और नया सिविल कोड इंट्रोड्यूस हुआ जो यूरोपियन लॉ पर बेस था। विमेन को नए राइट्स मिले, इंक्लूडिंग राइट टू वोट और इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार। ये रिफॉर्म्स कलेक्टिवली केमालिज्म के नाम से जाने गए। टर्की को एक मॉडर्न सेक्युलर नेशन स्टेट बनाने का गोल रखती थी, जो वेस्टर्न वैल्यूज से अलाइंड हो। ऑटोमन एम्पायर का लेगेसी आज भी मॉडर्न मिडिल ईस्ट और बाल्कन्स को शेप करता है, हमें याद दिलाता है कि पावर टेम्पररी है और हिस्ट्री का लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। अगर आपको ये जर्नी थ्रू हिस्ट्री पसंद आई तो और पुरानी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।